कोको एक ऐसे दुनिया में रहती है जहां जादू और अद्भुत जानवर हर तरफ हैं। वहां सिर्फ विचेस ही जादू कर सकती हैं, या कम से कम लोग यही सोचते हैं। जादू से भरी इस दुनिया में एक छोटी लड़की कोको अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ फैब्रिक की दुकान चलाती है। कोको जन्म से ही जादू की दीवानी थी। उसे लगता था कि विचेस दुनिया की सबसे कूल लोग हैं। वह खुद भी जादू करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि यह सिर्फ सपना है। उसकी माँ ने उसे कई बार बताया था कि विचेस जन्म से ही होती हैं, बनाई नहीं जाती। कोको मेहनती लड़की थी। वह सारे कपड़े लेकर पास के तालाब पर जाती और हाथ से धोती ताकि कस्टमर को परफेक्ट चीज मिले। उस तालाब को भी एक विच ने ब्लेस किया था। चाहे कुछ भी हो, वो तालाब खुद ब खुद मैजिक से साफ हो जाता था। इंसान कपड़े धो सके या नहा सके, और पानी जानवरों के लिए भी साफ रहे। कोको कपड़े धोकर घर लौटी, फिर छत पर चढ़कर उन्हें सूखने के लिए फैलाया। वो खुद को विच समझकर प्रिटेंड कर रही थी कि वो चीजों को उड़ा सकती है। तभी उसने ऊपर एक फ्लाइंग हॉर्स कैरेज देखा। कोको खुशी से भर गई। जादू को इतने करीब से देखकर उसका दिल खुश हो गया। फिर हैरानी और खुशी दोनों हुई जब वो कैरेज उसके घर के पास उतरने लगी। वो तुरंत एक्साइटेड होकर सीढ़ियां उतरती हुई अपनी माँ को बताने भागी। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो एक सफेद बालों वाले आदमी से टकरा गई। वो आदमी डिस्काउंट गोजो सतोरू जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। कोको तुरंत माफी मांगने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि गलती उसकी थी, वो गलत जगह खड़ा था। उसने पास की औरतों की बातें सुनी। वे दुकान के फैब्रिक्स देख रही थीं। वे हैरान थीं कि इतनी दूर गांव में इतने शानदार कपड़े कैसे मिल रहे हैं। कोको का दिल खुशी से भर गया। वो सोचने लगी कि शायद ये लोग उसी फ्लाइंग कैरेज से आए हैं। लेकिन गोजो ने बताया कि वो उन लोगों के साथ नहीं है। कोको की माँ ने उसे कहा कि वहां खड़ी मत रहो, कस्टमर्स की मदद करो। फिर माँ ने गोजो की तरफ मुड़कर पूछा कि वो क्या चाहते हैं। गोजो बोला कि उसे एक खास स्मोक कलर का फैब्रिक चाहिए। अगर अभी वे बिजी हैं तो वो बाद में आ सकता है। कोको ने बीच में बोलते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो मदद कर देगी। गोजो थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि कोको काफी छोटी लग रही थी। लेकिन कोको की माँ ने कहा कि चिंता मत करो, वो अच्छे हाथों में है। कोको ने अपनी माँ से पूछा कि काम खत्म करके वो बाहर जाकर फ्लाइंग कैरेज देख सकती है क्या। माँ ने तुरंत याद दिलाया कि कस्टमर्स की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोको ने वादा किया कि वो सिर्फ दूर से देखेगी, पास नहीं जाएगी। माँ आखिरकार मान गई। कोको खुशी खुशी गोजो के पास लौटी। उसने गोजो से मेजरमेंट्स लिए और बैक रूम में चली गई। उसने जल्दी से वो कलर का फैब्रिक ढूंढ निकाला और वर्क डेस्क पर रखा। फिर टूल्स निकाले और फैब्रिक की लंबाई नापने लगी। उसने चारकोल में डुबोया हुआ लकड़ी का पेंसिल निकाला, एंड पॉइंट मार्क किया, सांस संभाली और एक ही बार में सीधी लाइन खींच दी। फिर शीयर्स निकाले और बिना किसी रुकावट के एकदम सीधा कट लगा दिया। वो अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि गोजो पूरे समय वहां खड़ा उसे देख रहा था। गोजो ने फैब्रिक उठाया और कहा कि वो सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड है। कोको के पास इतना फोकस और स्टेडी हैंड्स हैं। उसके मूवमेंट्स में कोई झिझक नहीं थी। फिनिशिंग परफेक्ट थी। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि इस तरह के गांव में भी इतनी स्किल्ड आर्टिसन हो सकती है। उसने कोको के काम को मैजिक कहा। कोको सोचने लगी कि क्या गोजो उसे एप्स्टीन आइलैंड ले जाना चाहता है। उसने कहा कि उसका काम कोई मैजिक नहीं है, बस रिपीटेटिव काम है, जबकि मैजिक कुछ प्योर एंड शाइनी है, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। इतना प्रीशियस कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गोजो को इस लड़की में मैजिक के लिए रॉ पैशन दिखा। उसने पूछा कि वो मैजिक को इतना क्यों प्यार करती है। कोको ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे पास के शहर के फेस्टिवल में ले गई थी। वहां सब कुछ बहुत खूबसूरत था। एक तितली के पीछे पीछे जाते हुए वो एक बैक एली में मास्क्ड विच से मिल गई। विच ने पूछा कि क्या वो मैजिक में इंटरेस्टेड है। तब कोको को ठीक से पता नहीं था कि मैजिक क्या है, तो विच ने उसे दिखाया कि मैजिक से क्या क्या किया जा सकता है। कोको उस डेमोन्स्ट्रेशन की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उसने तुरंत मैजिक बुक और वैंड खरीद ली। घर लौटकर उसने माँ को बुक दिखाई। माँ हैरान हुई कि उसने पैसे बर्बाद करके बेकार चीजें क्यों खरीदी। लेकिन कोको खुश थी। विच के दिखाए मैजिक को देखकर अभी भी आश्चर्य में थी। उसने माँ से कहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो विच बनेगी और अपने जादू से दुनिया को और ज्यादा रंगीन बना देगी। माँ ने कहा कि यह सपना पूरा नहीं हो सकता, तुम बस सोचकर विच नहीं बन सकती। ये पावर जन्म से मिलती है। दुर्भाग्य से हम जैसे आम लोग इसे नहीं पा सकते। उस दिन से ये उसका सपना बन गया था। भले ही वो जानती थी कि ये नामुमकिन है, फिर भी वो सपने को छोड़ नहीं पाती। गोजो इंटरेस्टेड लग रहा था और कुछ बोलने वाला था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। कोको तुरंत बाहर भागी कि क्या हो रहा है। पता चला कि कैरेज उलट गई है। ड्राइवर घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कोको को उसके दो दोस्त मिले। वे बताने लगे कि वे करीब से देखने गए थे। एक लड़के का सिर कैरेज से टकराया, जिससे घोड़े डर गए और कैरेज गिर गई। कैरेज वाली महिलाएं बहुत गुस्सा थीं। वे कह रही थीं कि ये उनके पापा की कैरेज है। कोको की माँ ने लड़कों की तरफ से माफी मांगी, लेकिन महिलाएं बोलीं कि माफी से कैरेज ठीक नहीं होगी। बिना कैरेज के वे घर कैसे जाएंगी। तभी गोजो ने आगे बढ़कर महिलाओं को शांत रहने को कहा। वो कैरेज देख लेगा,
महिलाओं ने कहा कि यह साधारण कैरेज नहीं है, मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकता, ये मैजिकल कैरेज है। उनके पापा ने उनकी बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। तभी गोजो ने अपने केप से एक पॉइंटेड कैप निकाला। महिलाओं की आवाज तुरंत नरम हो गई। वे समझ गईं कि गोजो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक विच है। महिलाओं ने उसे कैरेज देखने की गुजारिश की। गोजो ने तुरंत समझ लिया कि समस्या यह है कि एक सिंपल स्पेल खुल गया था। इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, बस उसे प्राइवेट जगह चाहिए जहां वो स्पेल प्रैक्टिस कर सके। बिना एक पल सोचे कोको ने उसे वर्कशॉप इस्तेमाल करने को कह दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसके साथ अंदर जा सकेगी और आखिरकार देख पाएगी कि स्पेल कास्ट करना कैसा लगता है। लेकिन उसकी योजना बिगड़ गई जब गोजो ने उसे बाहर खड़े रहकर गार्ड करने को कहा। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कोको सोचने लगी कि जादू तो हर तरफ है, फिर भी किसी ने कभी विच को मैजिक करते हुए नहीं देखा। विचेस इसे बड़ा सीक्रेट रखती हैं जो आम इंसानों को कभी नहीं पता चलना चाहिए। वो बाहर उदास बैठी थी। तभी उसे फिर से लड़कों की आवाज सुनाई दी। वे छत पर चढ़ गए थे ताकि अंदर झांक सकें। कोको ने उन्हें रोकने की बजाय खुद उनके साथ जुड़ गई। लेकिन पता चला कि विच ने पहले ही सारी खिड़कियां बंद कर दी थीं। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ऊब गए और नीचे उतर गए। लेकिन कोको के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो ऊपरी फ्लोर पर पहुंच गई और बचपन में खरीदी हुई अपनी मैजिक बुक निकाल ली। उसने देखा कि वहां से अंदर साफ दिख रहा है। पहले तो उसने बुक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी जीत गई। वो झांकने लगी और हैरान रह गई। गोजो कोई स्पेल चैंट नहीं कर रहा था। दरअसल वो पेन से कैरेज के पहिए पर कुछ ड्रा कर रहा था। तभी उसे समझ आया कि विचेस स्पेल नहीं कास्ट करती, वे उन्हें ड्रा करके अस्तित्व में लाती हैं। जैसे ही गोजो का काम खत्म हुआ, वो कोको को बुलाने बाहर आने लगा। कोको तेजी से भागी। जब गोजो ने दरवाजा खोला तो उसे कोको गंदी और हांफती हुई मिली। खुशी की बात यह कि कैरेज ठीक से काम करने लगी थी और महिलाएं चली गईं। शाम होते होते सारे कस्टमर्स का काम खत्म हो गया। कोको की मां ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसे थोड़ा डर लग रहा था, कहीं वो उस विच के साथ चली ना जाए। पापा को बीमारी से खोने के बाद कोको ही उसकी दुनिया में सब कुछ है। उसे खोने का ख्याल भी वो सह नहीं सकती। कोको ने कहा कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगी। उसने मां को जोर से गले लगा लिया, फिर घर जाकर गर्म डिनर किया। थोड़ी देर बाद दोनों नाइट गाउन पहनकर गुड नाइट कहा। कोको ऊपर अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचते ही उसने जल्दी से मैजिक बुक और वैंड निकाली। उसने देखा कि वैंड दरअसल सिर्फ एक पेन थी और पिक्चर बुक असल में मैजिकल सिंबल्स बनाने की गाइड थी। वो टेबल पर बैठ गई और बुक में बने डिजाइन को रफ शीट पर कॉपी करने लगी। कुछ देर बाद उसने डिजाइन रफली बना लिया, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा कि सर्कल अभी पूरा नहीं हुआ था। जब वो सोच रही थी कि ये लॉन्ग शॉट है, तभी उसके पेन से थोड़ी स्याही टपक गई और सर्कल पूरा हो गया। तुरंत कागज से स्पार्क्स उड़ने लगे। कोको दंग रह गई। वो खुशी से उछलने लगी। उसने असल जिंदगी में मैजिक कर दी थी। ये तो शुरुआत थी। उसने बुक के अलग अलग मैजिकल सिंबल्स ट्राई करने शुरू कर दिए। उसने कागज पर आग भी जला दी। कई कोशिशों के बाद उसे थोड़ा समझ आने लगा। उसने नोटिस किया कि जितना बड़ा ड्राइंग उतना पावरफुल स्पेल, और जितना साफ सुथरा ड्राइंग स्पेल उतना लंबे समय तक चलता है। लेकिन बड़ा और साफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल था। उसने प्लान बनाया कि वो ट्रेसिंग करेगी। ये कॉपी करने से आसान था। उसने नया पेज लिया और नया पैटर्न ट्रेस करने लगी। अचानक उसके पीछे अंधेरा फैलने लगा। जैसे ही उसने स्पेल पूरा किया, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और खिड़की से बाहर कूद गया। वो गोजो था। वो डरा हुआ लग रहा था। उसने पूछा कि कोको ने कौन सा स्पेल यूज किया था। कोको डर गई और बोली कि उसे कुछ पता नहीं। गोजो हवा में उड़ता रहा। तभी उसे कोको की मां की आवाज सुनाई दी। पूरे घर को आइस क्रिस्टल में बदलते देख गोजो हैरान रह गया। उसे समझ आया कि कोको ने फॉरबिडन मैजिक को छू लिया था, लेकिन मां को चेतावनी देने का समय नहीं बचा। मां भी घर के साथ क्रिस्टल बन गई। कोको का कंट्रोल चला गया। वो विच को लात मारकर छुड़ाने लगी ताकि मां की मदद कर सके। गोजो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हवा में उसे छोड़ नहीं सकता था। कोको ने जोर लगाकर खुद को आजाद कर लिया। अगर गोजो ने आखिरी पल में उसे नहीं बचाया होता तो वो नीचे गिरकर मर जाती। कोको अब बहुत डरी हुई थी। उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। वो सीधे अपनी मां की तरफ भागी। वो भी क्रिस्टल बन जाती, लेकिन गोजो ने आखिरी मौके पर उसे उठा लिया और फिर हवा में उड़ गया। कोको रोते रोते माफी मांग रही थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। गोजो ने उसे यकीन दिलाया। उसने कहा कि यह बात आम लोगों से सीक्रेट रखी जाती है ताकि ऐसी त्रासदी ना हो। मैजिक करने के लिए बस स्पेशल इंक और कास्टिंग सील्स की जरूरत होती है। बस इतना ही काफी है। लेकिन विचेस का सबसे बड़ा नियम है कि यह जानकारी किसी को नहीं बतानी। अब जब कोको को सच्चाई पता चल गई है तो उसे उसकी मेमोरी मिटानी होगी। कोको ने रोते हुए मिन्नत की कि ऐसा न करे। अगर वो सब भूल गई तो अपनी मां को कैसे बचाएगी। उसने कहा कि वो सारे ड्राइंग्स दिल से याद कर चुकी है। वो सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहती है। गोजो को अचानक समझ आया कि जिसने उसे ये बुक बेची थी वो शायद एविल गैंग ऑफ विचेस का मेंबर है। कोको की मेमोरी उस गैंग तक ले जा सकती है। कोको ने पूछा कि क्या अगर वो पता लगा लें कि किसने बुक बेची तो मां को बचाया जा सकता है।
गोजो ने कहा कि थोड़ी सी उम्मीद है। कोको ने फिर मिन्नत की कि मेमोरी मत मिटाओ, वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। गोजो ने पूछा कि क्या वो ये मैजिक हमेशा सीक्रेट रखेगी। कोको ने हाँ कहा। फिर गोजो ने पूछा कि क्या वो पूरी कोशिश करके सीखेगी। कोको सरप्राइज हो गई। गोजो ने बताया कि अब जब उसे ज्ञान मिल गया है तो बेहतर है कि वो मैजिक को कंट्रोल करना सीख ले, इसलिए आज से वो भी एक विच है। छोटी कोको के लिए ये एक्साइटमेंट और डर बहुत ज्यादा था। वो जल्दी ही शांति से सो गई। जब वो उठी तो सुबह की ठंडी हवा और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने इधर उधर देखा। ये सपना नहीं था। गोजो उसके पास बैठा था और वे सचमुच फ्लाइंग कैरेज में उड़ रहे थे। गोजो ने देखा कि वो जाग गई है। उसने कहा कि चिंता मत करो, वे लोकेशन के बहुत पास हैं। उसे एहसास हुआ कि गरीब लड़की अभी भी बहुत ठंडी महसूस कर रही होगी, क्योंकि वो अभी भी नाइट क्लोथ्स में थी। उसने उसे वार्म रहने के लिए एक केप दे दिया। जल्दी ही सामने एक क्लियरिंग दिखाई दी। गोजो ने बताया कि ये उसका पर्सनल वर्कशॉप है, जहां वो मैजिक पर रिसर्च करता है और अब से यहीं कोको रहेगी। यहां वो मैजिक सीखेगी और उसे कंट्रोल करना सीखेगी। वे नीचे उतर गए। गोजो घरों की तरफ बढ़ता गया। उसने कोको को बताया कि उसके घर की चिंता मत करो। जाते समय उसने स्पेशल सीड्स बिखेर दिए थे जो जल्दी ही घर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर बना देंगे, ताकि कोई अनजान व्यक्ति पास ना आ सके, क्योंकि अभी उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है। कोको अचानक रुक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोजो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो उसके पास आया और पूछा कि क्या वो घायल है। कोको ने रोते हुए कहा कि कल रात उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन एक दिन भी नहीं बीता और वो पहले ही उसे छोड़ आई है। गोजो ने उसे समझाया और कहा कि चिंता मत करो, वे जल्दी ही पता लगा लेंगे कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और उसे स्पेल से सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी के लिए आंसू पोंछ लो, ये जगह अब कुछ समय के लिए तुम्हारा घर है, जब तक तुम मैजिक को सही से हैंडल करना नहीं सीख जाती। उसने तुरंत मैजिक यूज करके एक वाटर बॉल बनाई, फिर उसे एक डिवाइस में डाला और कोको को दे दिया। कोको अभी भी कंफ्यूज थी। गोजो ने कहा कि आंखें धो लो, वो उसके लिए कपड़े ले आता है। कोको अभी भी सोच रही थी कि इस पानी का यूज कैसे करना है। तभी पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो अपनी उम्र की एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल पिंक थे और वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि स्पेल्स की बात करें तो इस पानी वाला स्पेल काफी सिंपल है। वो नीचे आई और डिवाइस उसके हाथ से ले लिया। बताया कि ये मैजिक हवा में मौजूद सारी नमी को इकट्ठा करके वाटर बॉल बना देता है। इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ा टिल्ट कर दो, पानी निकल आएगा। कोको हैरान रह गई। उसने लड़की को थैंक यू कहा कि उसने डिवाइस यूज करना सिखा दिया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना दूसरी लड़की सामने आई। उसके बाल ब्लू थे। उसने कोको को कैजुअली ग्रीट किया और आगे बढ़ गई। कोको ने देखा कि ब्लू हेयर वाली लड़की के हाथ में कई पेन और इंक है। उसे लगा कि ये लड़कियां भी विच हैं। उसने उनसे पूछा। पिंक हेयर वाली लड़की ने बताया कि वे अभी अप्रेंटिस हैं। फिर उसने पूछा कि क्या कोको खुद अप्रेंटिस नहीं है। कोको मुस्कुराते हुए बोली कि अभी गोजो की स्टूडेंट कहलाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि उसे मैजिक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। सिर्फ कुछ घंटे पहले ही उसने अपना पहला स्पेल ड्रा किया था। जैसे ही उसने ये बात कही, कमरे का माहौल बदल गया। दोनों लड़कियां डरती हुई नजर आने लगीं। पिंक लड़की ने पूछा कि क्या तुम वही हो जिसकी खबर सुबह से फैल रही है। कोको को कुछ समझ नहीं आया। पिंक लड़की ने बताया कि अफवाह थी कि एक बाहर की कॉमनर लड़की ने फॉरबिडन मैजिक यूज कर लिया। फिर भी उसकी मेमोरी नहीं मिटाई गई और उसे स्टूडेंट बना लिया गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका अपना टीचर ये सब कर रहा है। उनकी बात पूरी होने से पहले गोजो आ गया। उसने पिंक हेयर वाली को टिया और ब्लू हेयर वाली को रिच बताया। फिर उसने कोको को एक गार्ड दी। कहा कि उसके सारे स्टूडेंट्स ये कपड़े पहनते हैं। कोको ने शुक्रिया कहते हुए उसे ले लिया। कपड़े बदलकर जब वो वापस आई तो बैठ गई। गोजो ने कहा कि अब वो उसे मैजिक का इतिहास बताएगा। बहुत बहुत समय पहले पूरी ह्यूमैनिटी को मैजिक यूज करने की पावर थी। बस स्पेशल इंक और कुछ पार्चमेंट चाहिए होता था ड्रॉ करने के लिए। दुनिया का हर इंसान मैजिक यूज कर सकता था। यह नामुमकिन को मुमकिन बना देता था। लेकिन इंसानों की फितरत है चीजों को बर्बाद करना। जब इतनी बड़ी पावर मिल जाए तो लोग उसका गलत इस्तेमाल जरूर करते हैं। उस समय बहुत सारे भयानक और खतरनाक स्पेल्स बनाए गए, जिससे भारी तबाही और मौतें हुई। कई जंगें हुई, लेकिन कोई जीतने वाला नहीं था, सिर्फ हारने वाले थे। तभी कुछ बहुत ताकतवर और स्पेशलाइज्ड मेजर्स ने युद्ध का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा स्पेल बनाया जो किसी की भी मेमोरी मिटा सकता था। उस स्पेल से उन्होंने पूरी ह्यूमन रेस की मेमोरी मिटा दी कि कोई भी मैजिक यूज कर सकता है। सिर्फ उन पहले मेजर्स के डिसाइपल्स को ही मैजिक यूज करने की जानकारी दी गई। उसके बाद से बाकी दुनिया यही मानने लगी कि मैजिक सिर्फ कुछ खास चुने हुए लोगों को ही मिलती है, जो जन्म से विच होते हैं। अगर ये सच्चाई फिर से सामने आई तो दुनिया फिर से उसी पुराने समय की तरह अराजकता और तबाही में डूब जाएगी। इसीलिए ये सीक्रेट इतना अच्छे से गार्ड किया जाता है और इसी वजह से कोको वाली फॉरबिडन मैजिक की खबर इतनी तेजी से फैल गई। कोको ने अपराध बोध से नीचे देखा, फिर गोजो से पूछा कि फॉरबिडन स्पेल आखिर है क्या। गोजो उदास नजर आया
उसने बताया कि फॉरबिडन मैजिक उन पुराने युद्ध और तबाही के समय के स्पेल्स हैं जिन्हें मेजेस के बीच बने पैक्ट के दिन यूज करना मना कर दिया गया था। सरल शब्दों में वो मैजिक जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज की जाती है। कोको तुरंत उसके पास गई और मिन्नत करने लगी, उसे फॉरबिडन मैजिक के बारे में सब कुछ सिखा दो, क्योंकि वो कभी भी दोबारा ऐसा स्पेल नहीं यूज करना चाहती और अपनी माँ का इलाज ढूंढना चाहती है। गोजो उसे बेसमेंट में ले गया, रास्ते में समझाया कि फॉरबिडन मैजिक तो बहुत है, लेकिन कुछ टाइप्स आसानी से समझ में आ सकते हैं। पहला टाइप वो मैजिक है जो सीधे इंसान पर यूज होती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, उम्र बदलना, विचारों को कंट्रोल करना या सीधे हीलिंग या नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लोगों की मेमोरी मिटाना, जो तब यूज होता है जब कोई कॉमनर हमारे सीक्रेट के बारे में जान जाता है। इसीलिए ज्यादातर मैजिक आइटम्स पर कास्ट की जाती है, जैसे कैरेज, लैंप या खिड़कियां। फिर उसने उसे एक रंगीन खिड़की दिखाई। जब वो उसे घुमाता है तो बेसिकली एनीवेयर डोर बन जाती है। बाहर का नजारा, जो सिर्फ पहाड़ और घास के मैदान थे, वो बदलकर एक धुंध भरी झील में बदल गया। गोजो ने एक बड़ी टावर की तरफ इशारा किया, कहा कि इसे टावर ऑफ टूम्स कहते हैं। जैसे ही कोई मैजिकल बुक लिखी जाती है, उसकी कॉपी तुरंत इस टावर में बन जाती है, ताकि कोई भी ज्ञान कभी खो न जाए। कोको ने तुरंत कहा कि उसे टावर ले चलो, वो अपनी पिक्चर बुक की कॉपी ढूंढ लेगी। लेकिन गोजो ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करो। तभी एक तेज आवाज आई, झील से एक विशाल सांप निकला। उसने पानी के छींटे खिड़की के अंदर मारे, जिससे दोनों गिर गए। गोजो ने खिड़की वापस नॉर्मल जगह पर घुमा दी, समझाया कि टावर तक पहुंचने के लिए पहले लाइब्रेरियन का ट्रायल पास करना होगा। टावर ऑफ टोम्स की रखवाली 4 लाइब्रेरियंस करती हैं। उनके सारे ट्रायल्स पास करने होंगे, यानी कि पहले उसे एक बेहतरीन विच बनना होगा, उसके बाद ही कुछ और सोचा जा सकता है। गोजो को एहसास हुआ कि पहले दिन ही शायद वो बहुत सख्त हो गया। उसने फिर से नजारा बदलकर सफेद फूलों वाले मीडो में कर दिया। कहा कि जो मैजिक फॉरबिडन नहीं है वो सबको खुशी देती है। तो वहीं से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसने कोको को उसके कमरे तक छोड़ा, बताया कि वो अपनी रूममेट के साथ रहेगी। उसका नाम एगोट है। वे एक वर्कशॉप शेयर करेंगी, लेकिन बेडरूम अलग अलग हैं। फिर उसे सेटल होने का समय दिया, खुद कुछ और काम निपटाने चला गया। कोको वर्कशॉप में चारों तरफ उत्सुकता से देख रही थी। उसे हमेशा सपना आता था कि विचेस काम कहाँ करती होंगी, और अब वो खुद उसे अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ छूने वाली थी, ऊपर से एक आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो एक छोटे बालों वाली लड़की हवा में तैर रही थी। कोको रास्ता देती हुई हट गई। लड़की नीचे उतरी और बोली कि वो एगोट है, अब से वो उसकी रूममेट रहेगी। कोको ने गर्मजोशी से उसे ग्रीट किया, लेकिन एगोट बहुत ठंडी लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या तुम वही फेमस आउटसाइड हो जिसके बारे में सब सुन रहे हैं। कोको ने उदास होकर नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। एगोट ने और भी ठंडे अंदाज में कहा कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी माँ कभी फिर से मांस और खून वाली इंसान नहीं बन पाएगी। कोको तुरंत खुद को डिफेंड करने लगी। उसने कहा कि वो यही ठीक करने आई है। वो अप्रेंटिस बनकर बहुत मेहनत करेगी और अच्छी विच बनेगी। लेकिन एगोट लड़ाई मोल लेने पर तुली हुई थी। वो जल रही थी, क्योंकि सबको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पढ़ना पड़ता है, हाथ स्याही से भर जाने तक एग्जाम देते रहना पड़ता है। फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग अप्रेंटिस बन पाते हैं। लेकिन एक कॉमनर लड़की ने कुछ भी नहीं किया, बस फॉरबिडन मैजिक यूज कर लिया और सीधे अप्रेंटिस बन गई। बात गर्म होने लगी थी, तभी टिया और रिच कमरे में आई, सबको डिनर के लिए नीचे बुलाने। उस रात उन्होंने सिंपल ब्रेड और वेजिटेबल सूप का खाना खाया और अगले दिन उसकी जर्नी शुरू हो गई। गोजो उसके कमरे में आया, उसे अप्रेंटिस बनने की शुरुआत के लिए कुछ टूल्स दे दिए। सबसे पहले उसने कोको को मैजिक के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया, जो किसी भी मैजिकल दुनिया जैसे ही थे। वाटर, विंड, फायर और लाइट। इन्हें सील के अंदर स्पेशल सिंबल के रूप में ड्रा किया जाता है। फिर उसके चारों तरफ सर्कल ड्रा कर दिया जाता है। जैसे ही सर्कल पूरा होता है, स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। सारी नई जानकारी से कोको का दिमाग ओवरलोड हो रहा था। गोजो ने कहा कि आराम से लेना, जो सीखा है उसे ट्राई करके देखो। कोको उत्साहित होकर डेस्क पर बैठ गई, कागज पर कुछ सिंबल्स स्क्रिबल करने लगी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ मसलकर फेंकने लगी। गोजो ने उसे छीन लिया। कोको ने मना किया कि मत देखो, बहुत खराब लग रहा है। गोजो ने देखा और कहा कि शुरुआती सिंबल्स ऐसे ही टेढ़े मेढ़े लगते हैं, तुम अभी अभी सीख रही हो, चिंता मत करो। उसने नोट किया कि सील का सर्कल अभी कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से उसका स्पेल एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे ही उसने सर्कल पूरा किया, मैजिक की दिशा गलत हो गई। एक स्ट्रीम ऑफ वाटर सीधे एगोट पर जा लगी, जो पास में पड़ रही थी। उसका पूरा पार्चमेंट खराब हो गया। कोको डर गई और तुरंत माफी मांगने लगी। एगोट शांति से उसके पास आई। उसने बताया कि तुम्हारी एक लाइन दूसरी से लंबी हो गई थी, इसी वजह से पानी उसी दिशा में बह निकला। गोजो उसकी डिटेल पर ध्यान देने से खुश हुआ। उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए ग्रेट हॉल ऑफ मेजेस जा रहा है। तब तक एगोट कोको को जितना हो सके मैजिक सिखाए। जैसे ही गोजो चला गया, एगोट कोको की तरफ मुड़ी, कहा कि अब वो आराम वाले छोटे छोटे लेसन खत्म, अब असली टेस्ट और सिखाई शुरू होगी।
कोको थोड़ा शॉक हो गई लेकिन कुछ नहीं बोली। अगली सुबह ईगोट कोको को मैजिक विंडो के पास ले गई। कहा कि अपनी पहली टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। कोको बहुत नर्वस हो रही थी। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वो चाहती थी कि गोजो वापस आ जाए तब ये सब करें। लेकिन ईगोट ने कहा कि उसने ये टेस्ट सिर्फ 10 साल की उम्र में पास किया था। ये हर अप्रेंटिस बनने वाले के लिए जरूरी राइट ऑफ पैसेज है। उसने समझाया कि पहला टेस्ट क्राउन का कंसेंट है। इसमें वो सिर्फ 3 डिवाइसेस साथ ले जा सकती है, अपने मैजिकल कंपोनेंट्स के साथ। फिर उस एरिया से होकर जाना है। अपनी खुद की पावर से डेटा रेंजेस की चोटी तक पहुंचना है। वहां से डायडेम हब ढूंढ कर लाना है। ईगोट ने उसे एक गाइडेंस ऑर्ब दिया जो सही दिशा दिखाएगा, और वाटर मैजिक डिवाइस भी दे दिया पानी के लिए। ईगोट ने कहा कि भले ही 3 आइटम्स की इजाजत है, लेकिन उसकी लेवल अभी कम है, तो सिर्फ 2 ही यूज कर पाएगी। इसी के साथ ट्राई करो। कोको ने सिर हिलाया और सब बैकपैक में रख लिया। ईगोट ने मैजिकल विंडो को उस जगह पर घुमा दिया जहां से कोको की जर्नी शुरू होनी थी। लेकिन जाने से पहले कोको ने पूछा कि क्या वो तीसरी चीज के रूप में वो मैजिकल शूज ले सकती है। उसने देखा था कि गोजो ने जब उसकी जान बचाई थी तो यूज किए थे, और ईगोट ने भी पिछले शाम यूज किए थे। क्या वो टेस्ट के लिए उधार ले सकती है? ईगोट ने सांस छोड़ी, अपने शूज निकाले और कोको के हाथ में थमा दिए। फिर उसे विंडो से बाहर धक्का दे दिया ताकि टेस्ट जल्दी शुरू हो जाए। जैसे ही कोको जंगल में बाहर आ गई, ईगोट ने पुकार कर कहा कि अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। अगर फेल हो गई तो कभी भी अप्रेंटिस नहीं बन पाएगी। इतना कहकर ईगोट गायब हो गई। कोको अब पूरी तरह अकेली थी। कोई जगह के बीच में कोको उठी, लेकिन अचानक इस नई जगह की हर चीज से डर लगने लगा। उसने खुद से बात की और खुद को शांत किया। फिर गाइडेंस ऑर्ब निकाला, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऑर्ब कैसे काम करता है। अचानक ऑर्ब के अंदर की चीज एक दिशा में पॉइंट करते हुए लेविटेट करने लगी। दूसरी दिशा में पॉइंट करने पर शांत रह जाती थी। देखकर कोको ने फैसला किया कि जहां ऑर्ब मूवमेंट दिखा रहा है उसी पाथ को फॉलो करेगी। उसने सोचा कि थोड़ी माउंटेन क्लाइंबिंग की क्या बात है, लेकिन शुरू में ही वो मुंह के बल गिर गई। वो उठी और अपनी विल पावर से आगे बढ़ने लगी, सोचते हुए कि अगर ईगोट ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये एग्जाम पास कर लिया तो वो भी कर सकती है। रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ स्पाइडर वेब्स थे। पेड़ों की लताएं पैरों के नीचे फैली हुई थीं, जो किसी भी समय गिरा सकती थीं। कुछ देर बाद वो जंगल से बाहर निकल आई। एक घास के मैदान में पहुंची जहां बीच में कुछ तालाब थे। लेकिन जो चीज उसका सांस रोक गई वो ऊपर उड़ते हुए लैंड मासेस थे। ऑर्ब ने ऊपर पॉइंट किया, तभी उसे समझ आया कि ये शायद डेटा रेंज है। उसने गलती से सोचा था कि पहाड़ों पर चढ़ना होगा। वो एक पत्थर पर बैठ गई। मन उदास हो गया। उसे कभी नहीं लगा था कि उसे फ्लोटिंग लैंड मासेस पर चढ़ना पड़ेगा। सोचने लगी कि शायद यहीं उसकी जर्नी खत्म हो गई। अचानक उसने आकाश में एक अजीब दिखने वाला पक्षी उड़ते हुए देखा, और उसे ईगोट से उधार ली हुई शूज याद आ गईं। तुरंत उसका मूड ऊपर हो गया। वो तेजी से खड़ी हुई और शूज को फ्लाई करने का ऑर्डर दिया। कुछ नहीं हुआ सिवाय तेज हवा के झोंके के, जिससे वो बैलेंस खो बैठी। वो वापस लॉक के पास गई, शूज के तलवे को चेक किया तो पता चला कि शूज पर कुछ मैजिकल सर्कल्स बने हुए थे, लेकिन दोनों के बीच बराबर बंटी हुई हैं। इससे उसे एक आइडिया आता है। वह फिर से खड़ी होती है और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीध में लाकर पास लाती है ताकि सर्कल पूरा हो जाए। जैसे ही उसके पैर एक दूसरे को छूते हैं, उसके नीचे हरी मैजिकल एनर्जी दिखने लगती है और धीरे धीरे उसे हवा में ऊपर उठा लेती है। हीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वह उड़ सकती है, लेकिन एक्साइटमेंट में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती। अगर वह उड़ सकती है तो वह टॉप पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। वह फिर से उठती है, पैर पास लाती है ताकि दोबारा उड़ सके, लेकिन इस बार वह एक कोक बोतल की तरह लॉन्च हो जाती है जिसमें कुछ मिंट्स डाले हों, और फिर से जमीन पर लुढ़क जाती है। उसे गोजो के शब्द याद आते हैं कि पहले चलना सीखो तब दौड़ना सीखोगी। इसलिए वह अपनी बेसिक्स पर काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह जमीन से थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करने और आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती है। शाम होते होते कोको को अपने बैलेंस पर काफी भरोसा हो चुका था। वह थोड़ा और ऊपर जाने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि पहले फ्लोटिंग लैंड मास तक पहुंचकर देखे। उसने खुद को तेज बूस्ट दिया और लगभग परफेक्टली उसकी टॉप पर पहुंच गई। लेकिन लैंडिंग करते वक्त उसका बैलेंस फिर बिगड़ गया और वह सीधे नीचे फिसल गई। नीचे सख्त जमीन थी जो उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ सकती थी। वह घबरा जाती है, इसलिए वह फिर से फ्लाइट एक्टिवेट करती है और दूसरे फ्लोटिंग मास की तरफ भागती है। वहां जाकर वह एक वाइन को पकड़ लेती है, लेकिन वह वाइन भी टूट जाती है। फिर उसे दूसरी वाइन ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी तरह वह झील में गिरने से बच जाती है और जान की बाजी लगाकर लटकी रहती है। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। कोको खुद को झील से बाहर खींचती है और अपने कपड़ों से पानी निचोड़ने लगती है। वह अपने जूते भी उतारती है तो देखती है कि वे पूरी तरह कीचड़ और गंदगी से भरे हुए हैं।
वह सफाई करने का फैसला करती है। वह एक कपड़ा निकालती है और जूते साफ करने लगती है। उस वक्त उसे मैजिकल सील का बिल्कुल ख्याल नहीं था। सबसे बुरी बात यह हुई कि मैजिकल सील मिट गई। वह पूरी तरह पैनिक में आ जाती है और सोचती है कि क्या वह उसे दोबारा बना सकती है। लेकिन यह आइडिया ज्यादा देर नहीं टिका। जब उसने अपना बैग निकाला तो पता चला कि गिरते वक्त सारी मैजिकल इंक गिर चुकी थी। जैसे जैसे सूरज गायब होने लगा, वह सोचने लगी कि क्या यही उसकी कहानी का अंत है और यहीं उसकी मैजिकल जर्नी खत्म हो गई। मैजिकल वर्कशॉप में टिया डिनर के लिए आगोट को बुलाने नीचे आती है। वह पूछती है कि कोको कहाँ है, क्योंकि डिनर सर्व होने वाला है। आगोट ठंडे स्वर में जवाब देती है कि कोको यहाँ नहीं है, वह टेस्ट देने डेटा रेंज चली गई है। टिया डर जाती है। वह आगोट से पूछती है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका, वह तो वर्कशॉप में सिर्फ कुछ दिन पहले आई है। अकेले जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। आगोट ठंडेपन से जवाब देती है कि उसे वे लोग पसंद नहीं जो अच्छे नहीं हैं, खासकर आउटसाइडर्स। लेकिन वह टिया को चिंता न करने को कहती है। कोको जल्दी ही हार मानकर वापस आ जाएगी, क्योंकि इस समय डेटा रेंज का सबसे ऊंचा पीक है। मैजिकल शूज के साथ भी उसके टॉप पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। आगोट कहती है कि कोको को इस दुनिया के नियमों या खतरों का कोई अंदाजा नहीं है और आगोट ऐसे लोगों को मैजिशियन बनते नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ डेटा रेंज के पास कोको एक अलग स्ट्रेटजी सोचती है। वह नाव लेकर झील के बीच में जाती है। जब लैंड मास नीचे आता है तो वह वाइन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कितनी भी कोशिश करे पहुंच नहीं पाती। वह फिर से अपने जूतों को देखती है। अब वे फ्लोटिंग के लिए भी ठीक नहीं थे। हालांकि उसने बची हुई इंक से सिंबल्स दोबारा बनाए थे, लेकिन पानी की वजह से इंक पतली हो गई थी और गीले जूते पर काम नहीं कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्या वह जूतों की बजाय अपने पैरों पर ही मैजिकल सील बना ले। लेकिन वह तुरंत जूते पहन लेती है और उस विचार को दूर भगा देती है, क्योंकि बॉडी पर सीधे मैजिक यूज करना सख्ती से मना है। वह नाव में बैठकर ढेर हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह कौन सी मैजिक यूज करे। वह सोचने लगी कि शायद आगोट सही कह रही थी, वह यहाँ बिल्कुल नहीं फिट होती। वह सोचती है कि कोई भी स्पेल तो आसानी से ड्रा कर सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज करना बिल्कुल अलग बात है। उसे गोजो का चेहरा याद आता है जब वह उसके कट्स देखकर कह रहा था कि यही ट्रू मैजिक है। यह याद करके उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। वह उठ खड़ी होती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अपनी खुद की मैजिक है। वह जंगल में दौड़ती है। वहां से कुछ तेज पत्थर ढूंढती है। सूखी इंक को पत्थर पर फैब्रिक में लपेटकर थोड़ा पानी से पतला करती है। फिर वह अपना केप निकालती है और उसे फैलाकर रखती है जैसे कोई फैब्रिक हो। वर्कशॉप में अपनी मां के साथ सालों के अनुभव से वह एक बेहद तेज और सीधी लाइन खींचती है। वह फैसला करती है कि वह उन्हीं टूल्स का यूज करेगी जिनके साथ वह पूरी जिंदगी काम करती आई है। नई चीज सीखने की बजाय पुरानी वाली चीजों पर भरोसा करेगी। जब सुबह होने लगी तो उसका मैजिकल सील बनकर तैयार था। यहां तक कि फर वाला सांप भी जाग जाता है और उसके साथ चलने का फैसला करता है। उसे आगोट की बात याद आती है कि अगर मैजिकल सिंबल्स बैलेंस में नहीं होंगे तो मैजिक एक ही दिशा में चली जाएगी। इसलिए उसने जानबूझकर एक लंबी लाइन बनाई थी। उम्मीद थी कि इससे वह मैजिक की दिशा कंट्रोल कर पाएगी। सब तैयार होने के बाद वह अपने पेन से सर्कल पूरा करती है। तुरंत हवाएं उसके साइल के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। खुद पर शक करने से पहले ही उसे तेजी से आगे धकेल दिया जाता है। वह पानी पर खुद को स्टीयर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैजिक इतनी स्ट्रांग थी कि नाव आधे में टूट गई। वह साइल को पकड़े हुए हवा में उड़ने लगी। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह साइल को ऐसे शेप में लाती है जो लगभग पैराग्लाइडर जैसा लगता है, और जिंदगी में पहली बार वह पूरी तरह अपनी खुद की मैजिक से उड़ रही थी। यह उसके लिए सपना सच होने जैसा था। जब वह नीचे देखती है तो अपना घर याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि माँ की रोज की छोटी छोटी मदद कभी उसे मैजिक में इतना अच्छा बना देगी। यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह जल्दी से अपना ऑर्ब ऑफ गाइडेंस चेक करती है। पता चलता है कि उसे और ऊपर जाना है। वह तेज टर्न लेती है और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। आखिरकार उसे डेटा पीक का टॉप दिखाई देता है, जहां डेटम हर्ब्स सूरज की रोशनी में खिल रहे थे। वह ड्राइव बाय करती है और कुछ हर्ब्स पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिस हो जाती है। लगभग बैलेंस खो देती है, लेकिन किसी तरह ग्लाइडर पर वापस चढ़ जाती है। मजबूत इरादे के साथ वह घूमती है और फिर से हर्ब्स की तरफ जाती है, लेकिन फिर मिस। वह बार बार यही करती रहती है। हर्ब्स की तरफ उड़ती है, लेकिन हर बार सिर्फ कुछ इंचों से मिस हो जाती है। एक बार तो वह आगे वाले फ्लोटिंग लैंड मास से टकराने ही वाली थी, लेकिन बाल बाल बची और फिर पीक की तरफ मुड़ गई। आखिरी बार वह सीधे हर्ब्स की तरफ झपटती है, इस बार उल्टी लटक कर और ज्यादा रीच पाने के लिए। और कई हर्ब्स मिस करने के बाद आखिरकार हीरो एक हर्ब को जमीन से उठाने में कामयाब हो जाती है
और अपना टेस्ट पूरा कर लेती है। वर्कशॉप में गोजो वापस आते हैं। टिया तुरंत उन्हें सारी स्थिति बता देती है। गोजो भी घबरा जाते हैं। वे कहते हैं कि अकेले जाना उसके लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह जादू के आसपास नहीं बड़ी हुई है जैसी बाकी सब। उन्हें उसे बचाने जाना चाहिए। लेकिन उनकी हैरानी तब होती है जब वे देखते हैं कि कोको पहले से ही वहां खड़ी है और उनके लिए मैजिकल विंडो खुलने का इंतजार कर रही है। उसके हाथ में डेटाम हर्ब है। टिया तुरंत उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। हीरो मुस्कुराती है और अघोट की तरफ बढ़ती है, जो हैरान लग रही थी। वह फूल उसे दिखाती है, लेकिन अघोट कुछ जवाब नहीं देती, बस मुड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। गोजो आखिरकार उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि जो उसने किया वह बेहद खतरनाक था। वह आसानी से मर सकती थी। उन्होंने कहा कि उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही उनकी अप्रेंटिस है। इसके साथ वे एक बॉक्स निकालते हैं और उसे अप्रेंटिस का ऑफिशियल क्लोक और हैट देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार गोजो फैसला करते हैं कि कोको के साथ कुछ बेसिक्स रिवाइज करें। वे उसे दुनिया के 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। वाटर सिगिल, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर देता है। अर्थ सिगिल, जो दुनिया में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेटिव चीजों का कारण है। विंड सिगिल, जो विचेस को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ले जाता है। और आखिर में फायर सिगिल, जो मैजिकल वर्ल्ड का स्वॉर्ड और शील्ड है। वे कोको को कहते हैं कि इन बेसिक सिगिल्स का प्रैक्टिस करो ताकि बाद में ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैजिक कर सकें। हीरो तुरंत काम पर लग जाती है और एक पार्चमेंट पर लिखने लगती है, लेकिन गलती से आग लग जाती है। वह पैनिक में आ जाती है। टिया तुरंत पानी लेकर आती है और आग बुझा देती है। वह पूछती है कि वह क्या कर रही थी। हीरो जवाब देती है कि वह अपनी फ्लाइंग मैजिक पर काम कर रही थी। टिया कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि फिर फायर सिगिल क्यों यूज कर रही थी। लेविटेशन पर काम करते वक्त गोजो वहां आते हैं। वे उसे साफ तौलिया देते हैं। वे कहते हैं कि फायर सिगिल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फॉर्मलेस भी है, इसलिए यह बहुत अनस्टेबल हो सकता है। टिया अपनी लेविटेशन मैजिक दिखाती है और बताती है कि वह इसमें कितनी अच्छी है। वह पूछती है कि कोको लेविटेशन क्यों प्रैक्टिस करना चाहती है। डेटा रेंज में तो वह रॉकेट की तरह उड़ रही थी। हीरो जवाब देती है कि टेस्ट के लिए उसने आगोट के शूज उधार लिए थे, लेकिन वे खराब हो गए हैं। वह उन्हें उसी हालत में वापस नहीं करना चाहती, इसलिए वह मैजिकल सील दोबारा बनाना चाहती है। लेकिन समस्या यह है कि कितनी भी कोशिश करे, वह एक पोजीशन में सीधी लाइन नहीं बना पाती। गोजो सोचते हैं और उसका पेन ले लेते हैं। वे कहते हैं कि शायद गलती पेन की है, उसकी नहीं। वे कहते हैं कि यह पेन उन्होंने रैंडमली उठाया था। अब समय आ गया है कि कोको खुद अपना पेन चुने जो उसके लिए बेस्ट। टिया एक्साइटेड हो जाती है और कोको की तरफ उड़ती हुई आती है। वह कहती है कि अगला स्टॉप मैजिक स्टेशनरी शॉप है। कोको को समझ नहीं आता कि वे क्या कह रही हैं। गोजो समझाते हैं कि मैजिक स्टेशनरी शॉप में विचेस के रोजमर्रा के सभी मैजिकल आइटम्स मिलते हैं। वहां से पेन, इंक और बाकी जरूरी चीजें ले सकते हैं। हीरो इस बात पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वह जल्दी से जाने को तैयार है। वे सब तैयार होकर शॉप के लिए निकल पड़ते हैं। गोजो कोको और आगोट को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। टिया और रिच अपने शूज की मदद से खुद उड़ते हैं। काफी देर उड़ने के बाद वे एक आइलैंड टाउन देखते हैं। गोजो बताते हैं कि यह उनके वर्कशॉप के सबसे नजदीकी विच टाउन है। सारी चीजें वे यहीं से खरीदते हैं। टाउन में लैंड करने के बाद कोको हैरान रह जाती है। चारों तरफ विचेस और मैग्स घूम रहे थे, जैसे यह सबसे नॉर्मल बात हो। यंग विचेस मैजिक से खेल रही थीं। स्कॉलर्स अलग अलग इंक के बारे में बात कर रहे थे। गोजो कोको को इस जगह का इतिहास बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ मॉन्स्टर एनिमल्स यानी मोल नाम के जानवरों का खतरा था, जो कभी भी शहर पर अटैक कर सकते थे। उनसे बचने और जल्दी इंफॉर्मेशन के लिए विचेस ने इस आइलैंड को बनाया था, जिसमें टॉप पर वॉच टावर था। धीरे धीरे और विचेस इकट्ठी होती गईं। यह जगह टाउन बन गई और अब इलाके की सबसे व्यस्त विच जगहों में से एक है। आगोट बीच में टोकती है। वह कहती है कि उसके पास कोको को टूर गाइड बनने से बेहतर काम है। वह अकेले अपनी जरूरी शॉप्स पर चली जाती है। गोजो उसे कहते हैं कि मैजिक स्टेशनरी शॉप पर मिलना। फिर वे कोको की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि आगोट के साथ उसके रिलेशन कैसा चल रहा है। हीरो जवाब देती है कि अभी बेस्ट नहीं है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि जल्दी ही उसकी फ्रेंड बन जाएगी। इस उम्मीद के साथ वे टाउन में एंटर करते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं। कोको हर चीज देखकर हैरान और इम्प्रेस्ड हो रही थी। शहर से गुजरते हुए आखिरकार उन्हें मैजिक स्टेशनरी शॉप मिल जाती है। कोको शॉप के बीच में लगे विशाल सिल्वरी ट्री को देखकर हैरान रह जाती है। तभी शॉप का ओनर बाहर आता है। वह पूछता है कि क्या यह पहली बार सिल्वरवुड ट्री देख रही है। यह तो किसी भी अप्रेंटिस के लिए बेसिक बात होनी चाहिए। गोजो कोको का परिचय कराते हैं और कहते हैं कि वह अभी काफी नई है। शॉपकीपर तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है। वह पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में उसने बहुत सुना है।
ओनर कहता है कि उसकी शॉप इलाके की बेस्ट शॉप है क्योंकि यहाँ हर तरह का पेन है और किसी भी मैजिकल चीज से इंक निकाल सकते हैं। कोको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे डेमो दिखाने के लिए ऊपर चलने को कहता है। वह उसके पीछे ऊपर जाती है। पहले लेवल पर उसकी उम्र का एक लड़का टहनियों पर काम कर रहा था। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करती और आगे ऊपर जाती है। बूढ़ा आदमी ट्री से एक टहनी काटता है, फिर उसे बीकर में आग पर रखता है। ट्री के ब्लैक लीव्स तुरंत गायब हो जाते हैं और वह सिल्वरी हो जाती है। वह कहता है कि सारी मैजिक इंक इसी तरह के ट्री से आती है। गोजो समझाते हैं कि इंक लिटरली ट्री के ब्लड से बनती है, इसलिए ये ट्री विचेस के लिए बहुत जरूरी है। ओनर उसे लीजेंड सुनाता है। एक बार सिल्वरवुड ट्री एक औरत से प्यार कर बैठा। उसने अपनी छाल पेन के रूप में और अपना ब्लड इंक के रूप में उसे दे दिया और यहीं से मैजिक शुरू हुई। वह इंक की कुछ मात्रा एक वायल में डालकर कोको को देता है। कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि आज वह अपना पसंदीदा पेन ढूंढ लेगी। हीरो खुशी खुशी सीढ़ियां उतरती है। 2 यंग अप्रेंटिसेस के साथ वह चर्चा कर रही थी कि उसके लिए कौन सा पेन अच्छा रहेगा। तभी उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। वह बाहर शॉप के सामने उसी विच को देखती है जिसने उसे फॉरबिडन मैजिक वाली किताब बेची थी। वह तुरंत बाहर भागती है और उसका सामना करने जाती है, लेकिन विच बहुत तेज थी। वह तुरंत उड़कर भाग जाती है। टिया और रिच दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हीरो के पीछे तुरंत दौड़ पड़ते हैं। वे शहर में खो जाते हैं। हीरो उस विच के पीछे भागती रहती है। रास्ते में वह आघोट से टकरा जाती है, लेकिन रुकती नहीं और भागती चली जाती है। रिच और टिया भी आघोट तक पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ खींच लेते हैं। वे कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उस पल हीरो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उस विच को ढूंढना, ताकि वह अपनी मां को वापस नॉर्मल बना सके। लेकिन कितना भी पीछा करे वह उसे ढूंढ नहीं पाती। आखिरकार वे सभी एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। अचानक वे खुद को एक पूरी तरह अलग जगह पर पाते हैं। टिया हीरो का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने को कहती है। जब हीरो सारी स्थिति बताती है तो रिच को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वे सिर्फ 2 गलियों में मुड़े थे, लेकिन यह जगह पूरी तरह अलग लग रही थी। आघोट भी मान जाती है कि रिच सही कह रहा है। वह एक सफेद सैंडस्टोन चेक करती है जो इस आइलैंड टाउन में नहीं मिलता। टिया यकीन नहीं करती। वह ऊपर उड़कर देखने जाती है, लेकिन डरी हुई वापस आती है। वह कहती है कि वे डेफिनेटली टाउन में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई टेलीपोर्टेशन या विंडो भी नहीं यूज की थी। तो आखिर हुआ क्या? तभी रिच का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। हीरो को भी समझ आ जाता है कि सिर्फ फॉरबिडन मैजिक ही बिना किसी कंड्यूट के टेलीपोर्टेशन कर सकती है। टिया घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी उन्हें जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। एक ब्लू कलर्ड ड्रैगन ऊपर से निकलता है। हीरो का खून सूख जाता है। वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी रह जाती है। ड्रैगन उनके पास आ रहा था। सिर्फ आघोट ही कुछ सोच पाती है। वह कहती है कि आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे पीछे हटो। वे उसकी बात मानते हैं। दूरी बनने के बाद सभी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन तेजी से उनके पीछे आ रहा था। आघोट मुड़ती है और ड्रैगन के मुंह पर फ्लेम ब्लास्ट मार देती है। वे ड्रैगन को कंफ्यूज करके फिर से भागने लगते हैं। हीरो बहुत इंप्रेस्ड होकर पूछती है कि उसने यह कैसे किया। आघोट बताती है कि उसने फायर मैजिक के साथ कुछ विंड मैजिक यूज की थी। वह अपना डायरी दिखाती है जिसमें सारे स्पेल्स पहले से बने हुए थे। सिर्फ सर्कल पूरा करना होता है ताकि वे एक्टिवेट हो जाएं। वे भागते चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। टिया घबरा जाती है। वह कहने लगती है कि वह अभी मरना नहीं चाहती। आघोट उसे संभालती है। वह कहती है कि वे सभी अप्रेंटिस हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यह सुनकर टिया थोड़ी शांत हो जाती है। वे तुरंत प्लान बनाते हैं कि सामने वाली दीवार को तोड़कर निकलेंगे। टिया फ्लाइट मैजिक यूज करके अपना केप हवा में उड़ाती है ताकि ड्रैगन का ध्यान भटके। आघोट दीवार पर ड्राइंग शुरू कर देती है। तभी हीरो को दूर दीवार पर एक अजीब मैजिकल सर्कल दिखता है। वह आघोट को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बड़ी गलती साबित होती है। आघोट का मैजिकल सिंबल खराब हो जाता है। वह गुस्से में हीरो से बहुत रूखे स्वर में बोलती है। कहती है कि जब कोई विच ड्राइंग कर रही हो तो कभी डिस्टर्ब मत करना, और उसे मूर्ख कहती है कि उसने अपनी मां को स्टोन में बदल दिया। हीरो चुपचाप खड़ी रह जाती है। दिल टूट गया था। टिया कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौभाग्य से रिच दीवार पर कई स्पेल्स बना लेता है और दीवार तोड़ देता है। लड़कियां तुरंत दूसरी तरफ निकल जाती हैं। हीरो वहीं खड़ी सोचती है कि क्या उसे जाना चाहिए या यहीं रहकर अपने एक्शंस की सजा स्वीकार कर ले। इधर शहर में गोजो लड़कियों को ढूंढ रहे थे। शॉप के लड़के ने बताया कि उसने उन्हें एक अजीब विच के पीछे भागते देखा था, जिसका हैट अलग था। गोजो समझ जाते हैं कि वो ब्रिम्ड हैट विचेस वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी।
वे एविल विचेस हैं जो फॉरबिडन मैजिक से दुनिया को फिर से अराजकता में धकेलना चाहती हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोको तक पहुंच जाएंगी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वे कहां गए होंगे। तभी कोको का वो फर वाला जीव जो टेस्ट के बाद आया था गोजो तक पहुंच जाता है। वह उन्हें उस जगह की तरफ ले जाता है। गोजो गॉड से प्रार्थना करते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हों। लड़कियां अनंत मेज में भागती रहती हैं। ऊपर ड्रैगन गुस्से से चीख और दहाड़ रहा था, अगला शिकार ढूंढ रहा था। लेकिन कितना भी भागें, वे बार बार उसी जगह पर वापस आ जाते थे। उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई विचक्राफ्ट है जो उन्हें घुमाकर बार बार एक ही जगह ला रहा है। आगोट कहती है कि उसने गिनती खो दी है कि वे कितनी बार यहां वापस आए हैं। सबको कहती है कि अब एनर्जी बचाकर कहीं छिप जाना बेहतर होगा। वे एक शांत जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। हीरो देखती है कि टिया अभी भी डरी हुई है और ठंड लग रही है। हीरो आखिरकार बोलती है। वह टिया से माफी मांगती है कि उसने सबको इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। टिया तुरंत समझ जाती है कि हीरो खुद को दोष दे रही है। वह कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है। हीरो उसे उसका हैट लौटा देती है जो पहले गिर गया था। फिर अपना केप निकालकर टिया को ओढ़ा देती है ताकि उसे गर्मी मिले। कहती है कि वह खुद उसके साथ चिपककर गर्मी ले लेगी। टिया थोड़ी शांत हो जाती है। हीरो उससे खुलकर कहती है कि उसे केप इसलिए पसंद है क्योंकि यह उसे स्ट्रेंथ और कॉरेज देता है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि विच के केप के अंदर एक छोटी सी डरी हुई लड़की है जिसे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं। हीरो को खुलकर बोलते देख टिया का डर खत्म हो जाता है। वह हीरो को जोर से गले लगा लेती है और दोनों को ढकने के लिए एक मैजिकल क्लाउडी बॉल बना देती है। वह हीरो का हाथ पकड़कर पहले वाली बात के लिए माफी मांगती है। कहती है कि हीरो इस दुनिया में नई है, इसलिए सीनियर होने के नाते उसकी देखभाल करना उसका काम था। लेकिन डर ने उसे कमजोर बना दिया। हीरो इस वक्त क्लाउडी बॉल के अंदर लुढ़कते हुए पूछती है, व्हाट द हेल इज दिस? यह इतना आरामदायक था कि वह अभी सो सकती है। बाहर ड्रैगन घूम रहा है, उसकी परवाह नहीं। टिया हंसती है, कहती है कि बचपन से वह क्लाउड्स में सोना चाहती थी, इसलिए उसने यह ओरिजिनल स्पेल बनाया है। अभी इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। एक दिन इसे पब्लिक में रिलीज करना चाहती है। फिर वह केप उतारकर हीरो को वापस ओढ़ा देती है। कहती है कि हमेशा अपना केप साथ रखना और तब तक इसे थामे रखना जब तक वे सब साथ में नौसिखिया केप उतारकर असली विच का केप नहीं पहन लेंगे। दोनों इस बात पर जोर से हंसने लगती हैं। तभी अगोट क्लाउड में अंदर आती है। कहती है कि उसने सब सुना है। टिया को बताती है कि अगर उस पर लेटना है तो इसे ज्यादा डेंस मटेरियल से बनाना होगा। तभी रिच भी अंदर आता है। कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, उसे भी गर्मी चाहिए। आगोट कहती है कि अगर क्लाउड को उड़ाना है तो हल्का लेकिन मजबूत कुछ चाहिए, जैसे कॉटन। टिया कहती है कि फिर तो यह नॉर्मल गद्दे जैसा हो जाएगा। आगोट जवाब देती है कि रियलिटी से भाग नहीं सकते। फिर वह टॉपिक वापस मौजूदा समस्या पर ले आती है कि इस जगह से कैसे निकलें। आगोट उन्हें वह सब याद दिलाती है जो इस जगह के बारे में पता है। यह पूरा इलाका जादू से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वे बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ जाते हैं। लेकिन हर मैजिक के लिए एक कास्टिंग सर्कल चाहिए, चाहे वह फॉरबिडन मैजिक ही क्यों ना हो। मतलब उन्हें बस उस मैजिकल सर्कल को ढूंढना है। हीरो बीच में बोल पड़ती है। वह कहती है कि उसे लगता है कि उसने पहले फॉरबिडन मैजिक सील देखा था। वह उन्हें ऊंची जगह पर ले जाती है और मैजिकल सर्कल दिखाती है। रिच कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, यही वो कास्टिंग सील है जो सब कुछ रोक कर रखे हुए है। आगोट कहती है कि ड्रैगन शायद इसी सील की गार्डिंग कर रहा है, इसलिए उन्हें ड्रैगन को हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह अपनी फायर मैजिक स्पेल्स निकालने लगती है। तभी हीरो फिर बोलती है कि पिछली बार जब उसने मैजिक यूज की थी तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। टिया यह सुनकर डर जाती है। आगोट हीरो को गुस्से से देखती है कि उसने उसकी मैजिक को कमजोर कहा। हीरो तुरंत साफ करती है कि उसका मतलब था कि मैजिक से ड्रैगन थोड़ा धीमा जरूर हो गया था, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब ड्रैगन फायर मैजिक के खिलाफ इम्यून है। ड्रैगन को हराने के लिए उन्हें ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे ड्रैगन रिएक्ट करे और जिसके खिलाफ वह कमजोर हो। आगोट पूछती है कि फिर उसके हिसाब से ड्रैगन को हराएं कैसे। हीरो जवाब देती है कि वे ड्रैगन को हराएंगे नहीं। आगोट कंफ्यूज हो जाती है। वह पूछती है कि क्या हीरो अभी भी उसकी पहले वाली बात पर नाराज है। हीरो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका ख्याल टिया के स्पेल को देखकर आया था। वह एक पत्थर लेती है और पास की दीवार पर ड्रॉ करके सबको समझाती है। उसके बजाय कि ड्रैगन से सीधा मुकाबला करें, वे उसके लिए एक बड़ा क्लाउड बेड बना दें। वह कहती है कि शायद ड्रैगन को भी ठंड लग रही हो। अगर उसे गर्म क्लाउड मिल जाए और वहां आराम मिले तो वह उन्हें पीछा करने की बजाय वहीं आराम कर सकता है। आगोट को आइडिया थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन रिच 100% तैयार है। वह कहता है कि गर्म बेड को कौन मना कर सकता है। ड्रैगन भी गर्म जगह पर शांति से सोना पसंद करेगा। आगोट अभी भी समझ नहीं पा रही थी।
हीरो सीढ़ियों पर चढ़कर देखती है कि ड्रैगन कहाँ है। वह कहती है कि इस आइडिया को ट्राई कर लेना चाहिए, खोने को कुछ नहीं है। यह बात आगोट को भी समझ आ जाती है कि हीरो गलत नहीं कह रही। हीरो आगे कहती है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ड्रैगन को भी नहीं। वह उसे जेंटलर तरह की मैजिक दिखाना चाहती है, जहां उसे सुरक्षित और आरामदायक महसूस हो। रिच और टिया भी आगोट को मना लेते हैं। टिया अपना पेन आगोट को दे देती है क्योंकि वह सबसे अच्छा सील बनाती है और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आगोट पेन लेती है और क्लाउड के अलग अलग वेरिएशन बनाने के लिए मैजिकल सील ड्रॉ करने लगती है। यह इतना हल्का होना चाहिए कि उड़ सके, लेकिन इतना मजबूत कि पूरा ड्रैगन का वजन सह सके। टिया सलाह देती है कि श्रेडेड पेपर यूज करें, लेकिन उनके पास पर्याप्त नहीं है। हीरो और रिच अपना आइडिया देते हैं कि अपना केप या बाल यूज करें, लेकिन वह भी काफी नहीं। तभी आगोट सोचती है कि काश उनके पास रेत होती। फिर उसे याद आता है कि वॉल ब्रेकर स्पेल से वे बहुत महीन सैंडी पार्टिकल्स बना सकते हैं। आगोट कहती है कि इसके लिए कई छोटे छोटे मैजिकल सील्स बनाएं, क्योंकि इससे और महीन रेत बनेगी। छोटे सील्स बनाना रिच की स्पेशलिटी है। वह अद्भुत तेजी से सील्स ड्रॉ करने लगता है। आगोट टिया की तरफ मुड़ती है और कहती है कि वह स्पेल बनाए जो रेत को अच्छे से पैक कर सके। वहीं वह खुद स्पेल पर काम करेगी जो सब कुछ लपेटकर एक गर्म सैंक्चुअरी बना सके। हीरो तुरंत पूछती है कि क्या वह भी कुछ मदद कर सकती है। आगोट कहती है कि वह बस इंतजार करे और देखे। उसके मौजूदा स्किल सेट से अभी कुछ नहीं हो सकता। वे सब काम में लग जाते हैं। हीरो देखती है कि आगोट ने कई मैजिकल सील्स फेंक दिए हैं जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थे। वह एक उठाकर देखती है और हैरान रह जाती है कि सर्कल कितने परफेक्ट हैं। वह चुपके से आगोट के पास जाती है और देखती है कि वह पेपर पर ड्रॉ करने से पहले हवा में कई बार सर्कल प्रैक्टिस करती है। उसे समझ आता है कि रिच और टिया भी यही कर रहे हैं, इसलिए उनके सर्कल उसके मुकाबले ज्यादा क्लीन हैं। वह भी प्रैक्टिस करने लगती है और अपने नोटबुक पर लिखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इलाका और ठंडा होने लगता है। टिया पूछती है कि क्या आग जलानी चाहिए। रिच कहता है कि उसके पास पेपर खत्म हो गया। आगोट अभी भी उस स्पेल पर दिमाग लगा रही थी जिसमें ड्रैगन आराम कर सके। वे सब मिलकर समस्या पर सोचते हैं। आगोट सोचती है कि क्या कोई सिंपल सॉल्यूशन है जो उसे नजरअंदाज हो रहा है। तभी हीरो का ध्यान खींचती है। उसने फायर सिगिल परफेक्टली ड्रॉ कर लिया था। यह बार पहले की तरह बेकाबू नहीं हुआ, बल्कि कंटेन रहा। टिया और रिच हीरो को बधाई देते हैं कि उसने इतना परफेक्ट मैजिकल सर्कल बनाया। आगोट हीरो के सारे फेल अटेम्प्ट्स देखती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अपना प्लान बताती है और सब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सब साथ भागते हैं और दो दो के ग्रुप में चलते हैं। टिया हीरो के साथ और आगोट रिच के साथ। वे अपनी पोजीशन लेते हैं और जमीन पर ड्राइंग शुरू कर देते हैं, घबराते हुए पीछे देखते कि ड्रैगन कहाँ है। सब पूरा होने के बाद हीरो सिग्नल देती है। सभी सर्कल पूरा करते हैं और मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। वे रास्ते में बनाए सारे सर्कल्स एक्टिवेट करते हैं। चारों तरफ विस्फोट होने लगते हैं। ये ड्रैगन का ध्यान खींच लेता है। असल में आगोट को समझ आया था कि समस्या का हल रिपीटेशन मैजिक है। वे बहुत सारे विस्फोट करेंगे जिससे महीन गर्म धूल का क्लाउड बनेगा। फिर रिपीटेशन मैजिक से उस धूल को बार बार रिजनरेट करते रहेंगे। ये इतना डेंस होगा कि ड्रैगन का वजन भी सह सकेगा। प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। ड्रैगन क्लाउड पर कूदता है और पीठ के बल लेटकर गर्मी का मजा लेने लगता है। लड़कियां खुशी से जश्न मनाती हैं, लेकिन आगोट कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। वे जल्दी से ड्रैगन को पार करके मैजिकल सील तक पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसे सिगिल्स नहीं देखे। आगोट सोचती है कि क्या उन्हें सील तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं कि गोजो भी रास्ते में थे। वह फर वाले जीव के पीछे एक गली में जाता है। जीव कुछ गिरे पत्थरों को सूंघ रहा था। गोजो एक पत्थर उठाते हैं तो एक पोर्टल बन जाता है। उससे एनर्जी वेव निकलती है। वह शॉपकीपर के अप्रेंटिस को मार सकती थी, लेकिन गोजो उसे पकड़कर हटा देते हैं। इससे स्पेल में रिफ्ट पड़ जाता है। स्पेल टूटने लगता है। शोर और हलचल से ड्रैगन फिर जाग जाता है। स्पेल बिखरने लगता है। आगोट के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती हैं। वह अनंत गहरे खाई में गिरने लगती है। उसके पास अब फ्लाइंग शूज भी नहीं थे। वह सोचती है कि यही उसका अंत है। सौभाग्य से गोजो आखिरी पल में आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, ड्रैगन का खाना बनने से बचते हुए। ड्रैगन फिर से उनकी तरफ झपटता है, लेकिन गोजो बच निकलता है और तेजी से हवा में ऊपर चला जाता है। बादलों के बीच से गुजरते हुए वो अपनी खुद की मैजिक से एक विशाल गोल्डन वाटरी ड्रैगन बना देता है। ये असली ड्रैगन से भी बड़ा था। वो ड्रैगन को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है। पानी की लहरें फर्श पर टकराती हैं और ड्रैगन की जान चली जाती है। टिया और रिच दोनों उसके पास आ जाते हैं। वो रोते हुए थैंक यू कहते हैं कि भगवान का शुक्र है वो आ गया। तभी गोजो को पता चलता है कि कोको उनके साथ नहीं है। दरअसल वो एविल विच कोको को पकड़ लेती है।
कोको बेहोश हो जाती है। विच उसे बताती है कि वो कोको को उसकी ड्यूटी के लिए तैयार कर रही है और वादा करती है कि वो उसे वो सब सिखाएगी जो गोजो कभी नहीं सिखा सकता। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। जब कोको दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को आइलैंड टाउन की गली में पाती है। गोजो और बाकी सब उसे घेर कर खड़े थे। गोजो कहता है कि उन्हें वो सीढ़ियों पर बेहोश हालत में मिली थी। वो सोचने लगता है कि कहीं एविल विच ने उसके मेमोरी में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर दी। लेकिन कोको कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ा शौक में है। आखिरकार वो अपना गुस्सा और दर्द रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वो माफी मांगती है कि उसकी वजह से सब खतरे में पड़ गए। गोजो उसका हैट दोबारा उसके सिर पर रख देता है। वो कहता है कि जो उसने सुना है उसके हिसाब से उन्होंने वहां बहुत कमाल का स्किल और डिटर्मिनेशन दिखाया। उन्हें इस पर गर्व करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी सारी अप्रेंटिस को इकट्ठा करता है और जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो शॉपकीपर से कहता है कि उस फॉरबिडन मैजिक स्पेल में इस्तेमाल हुई इंक को अच्छे से देख ले और उसे किताबों में मत लिखना। शॉपकीपर हंसते हुए कहता है कि अगर फॉरबिडन मैजिक की बात है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन गोजो की एक नजर पड़ते ही उसके मुंह से बोल निकलना बंद हो जाता है। वो मान जाता है कि इसे किताबों से बाहर रखेगा। गोजो लड़कियों को लेकर वर्कशॉप की तरफ वापस लौटता है। वो नहीं जानता कि एविल विच कोको से क्या चाहती है। कुछ समय बीत जाता है। पिछली घटना के बाद लड़कियां अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती हैं। वर्कशॉप में रोज की तरह मैजिक प्रैक्टिस चल रही होती है। कोको सिगिल बनाने में मुश्किल महसूस कर रही होती है। उसकी आवाजें लगातार आ रही थीं। इससे अघोट को बहुत परेशानी हो रही थी। उसकी कंसंट्रेशन खराब हो रही थी। लेकिन अघोट चिल्लाने की बजाय खुद को बड़ा समझती है। वो चुपचाप वर्कशॉप के बाहर चली जाती है ताकि शांति से काम कर सके। कोको सोचती है कि क्या वो ही वजह थी जिससे आघोट बाहर चली गई। आघोट आंखें बंद करके एक झटके में मैजिक सर्कल बना देती है। लाइट मैजिक बीम निकलता है और आसमान की तरफ दौड़ जाता है। आघोट खुद से खुश होती है, लेकिन उसे पता है कि अभी ये बीम काफी कमजोर है। तभी एक 4 पंखों वाला पक्षी मैजिक बीम के पास से उड़ता हुआ गुजरता है। अचानक बीम गायब हो जाता है क्योंकि मैजिक खत्म हो गई थी। वर्कशॉप के अंदर कोको फिर से कोशिश करती है, लेकिन सही मैजिक सर्कल नहीं बना पाती। निराश होकर वो लेट जाती है। फिर अपना स्टोन उठाती है जिसमें इंक लगा था। उसे यह स्टोन बहुत नेचुरल लगता था, लेकिन यह सिर्फ बड़ी सिगिल बनाने के लिए था, बड़ी कैनवास पर। ज्यादातर वक्त वो छोटी डायरी इस्तेमाल करती थी, इसलिए पेन से ही ड्रॉ करना पड़ता था। उस दिन वो अपना पेन चुन पाती उससे पहले ही एविल विच आ गई थी, जिसकी वजह से सब मुश्किल में पड़ गए। वो सोचती है कि उस दिन वो एक भी स्पेल नहीं कास्ट कर पाई थी। लेकिन फिर याद आता है कि गोजो ने कहा था कि आइडियाज भी बहुत मायने रखते हैं। मैजिक का कोर वही है, इसलिए उसने अच्छा काम किया था। वो फैसला करती है कि बीते हुए पर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। वो फिर से उठ खड़ी होती है, खुद को हाइप अप करने लगती है। वो सोचती है कि रिपीटेशन से ही वो पेन का इस्तेमाल मास्टर कर पाएगी, लेकिन खुद को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे पाती। दिल में वो महसूस करती है कि वो बाकी लड़कियों जितनी अच्छी कभी नहीं बन पाएगी। तनाव की वजह से नींद आने लगती है। ये बहुत रिलेटेबल था। तभी गोजो उसके पीछे आकर कहता है कि अगर वो यहां खुले में सोएगी तो जरूर सर्दी लग जाएगी। कोको तुरंत बैठ जाती है। वो कहती है कि वो सो नहीं रही थी, बस आंखें बहुत धीरे धीरे झपका रही थीं। गोजो उस पर हंसता है और कहता है कि उसके साथ किचन में चल। कोको खुशी खुशी उसके पीछे जाती है। स्टोव से शानदार खाने की खुशबू आ रही थी। गोजो ऊपरी शेल्फ से पॉट निकालता है। उसे खोलता है तो अंदर कमाल का स्टू दिखता है। वो कोको को एक बाइट ऑफर करता है। कोको खुशी से ले लेती है। एक बाइट लेते ही वो स्वाद में खो जाती है। गोजो मुस्कुराता है और बताता है कि असल में ये स्टू 2 साल पुराना है। कोको की मुस्कान फ्रीज हो जाती है। वो चबाना बंद कर देती है। सोचती है कि क्या ये अजीब मैजिक वाला उसे जहर दे रहा है, लेकिन गोजो उसे चिंता न करने को कहता है। पॉट हर बार पूरा डिश दोबारा पकाता है क्योंकि उसने लिड पर मैजिक एन्चेंटमेंट किया हुआ है। वो कहता है कि उसे बार बार मैजिक सर्कल दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है, वरना सर्कल गायब हो जाएगा। गोजो फिर कुछ याम निकालकर टेबल पर रख देता है। कोको मुस्कुराकर कहती है कि उसे ये बहुत पसंद है। गोजो कहता है कि उसके लिए एक बेक कर दो। कोको कंफ्यूज हो जाती है। गोजो बताता है कि वो अब आग बनाना जानती है अपनी मैजिक से, तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। गोजो इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगता है। कोको बहुत सावधानी से फायर सिगिल ड्रॉ करती है। एक छोटी कंट्रोल्ड फायर बना देती है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर याम उठाकर फायर के ऊपर रखने की कोशिश करती है, लेकिन याम फायर के बीच से गिर जाता है और फायर बुझ जाता है। गोजो मुड़कर कहता है कि लेविटेशन का साइन भी ऐड करो ताकि याम हवा में तैरते हुए रोस्ट हो। कोको फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बार बड़ा सर्कल बना देती है। याम पूरी तरह जल जाता है। गोजो मुस्कुराता है और कहता है कि कोशिश करती रहो। कोको सिर हिलाकर लगी रहती है।
एक के बाद एक मैजिक सिंबल ड्रॉ करती है। जो काम नहीं करते उन्हें छोड़ देती है। आखिरकार वो परफेक्टली बना लेती है। याम फायर के अंदर तैरता रहता है। धीरे धीरे रोस्ट होता जाता है। वो टोंक से उसे निकालकर गोजो को देती है। गोजो उसे सफलता की बधाई देता है। याम खोलकर देखता है तो अंदर से भी परफेक्टली पका हुआ था। फिर पूछता है कि अब भी नींद आ रही है क्या? कोको महसूस करती है कि अब नहीं आ रही। गोजो बताता है कि वाटर मैजिक पहली चीज थी जिसे वो मास्टर कर पाया था, क्योंकि वो पानी से बेहद डरता था और गीला होने से। वो वॉशिंग ड्यूटी से बचने की कोशिश करता था, लेकिन जल्दी ही रोजमर्रा की जिंदगी में वाटर मैजिक इस्तेमाल करने लगा और समझ गया कि रोज इस्तेमाल होने वाली मैजिक सबसे अच्छा टीचर है। कोको सोचती है कि वो अपनी लाइफ में मैजिक को कैसे शामिल करे। गोजो कहता है कि कुकिंग सीखने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें कई तरह की मैजिक यूज होती है और मजा भी आता है। तभी टिया और रिच दोनों नीचे आ जाते हैं, बेक्ड याम की खुशबू सूंघते हुए। टिया तुरंत कहती है कि वो चीज ग्रिल करेगी, लेकिन गोजो कहता है कि इस बार कोको को करने दो। सब मिलकर शानदार स्प्रेड तैयार करने लगते हैं। कोको अपनी फायर मैजिक से छोटा सा मैजिक सर्कल बनाकर चीज पिघला लेती है। आखिरकार बर्गर बन जाते हैं। कोको सजेस्ट करती है कि उन्हें बाहर जाकर खाना चाहिए। गोजो सोचता है और पिकनिक का आइडिया उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो बाकी चीजें तैयार करने चला जाता है। तभी आगोट भी आ जाती है। कोको पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ पिकनिक पर चलेगी, लेकिन आगोट को तो टफ बनना ही है। वो कहती है कि तुम लोग जाओ, वो अपनी स्पेल्स प्रैक्टिस करते हुए खा लेगी। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। लड़कियां काफी उदास हो जाती हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मौसम इतना अच्छा था। तभी गोजो पीछे से आता है और पूछता है कि इतने लंबे चेहरे क्यों हैं। वो बाहर निकलता है और अपने ऊपर एक स्पेल कर लेता है। आसपास का सब कुछ धूपदार और ब्राइट हो जाता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं देखकर कि वो क्या कर सकता है। सब उसके साथ पिकनिक के लिए चल पड़ते हैं। जहां जहां बारिश हो रही थी वहां वो लोग पत्थर के ब्रिज के नीचे पहुंचकर लैंटर्न जला लेते हैं और बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। सभी स्वादिष्ट खाने को एंजॉय करते हैं। जल्दी ही बारिश के बादल भी हटने लगते हैं। आसमान में इंद्रधनुष निकल आता है। कोको के छोटे से दिल में खुशी भर जाती है। वो जमीन पर कूद पड़ती है और गोजो वगैरह से कहती है कि वो आगोट को भी बुला लाएगी। वो चाहती है कि आगोट भी ये खूबसूरत इंद्रधनुष उनके साथ देखे। वो मैदान में दौड़ती हुई वर्कशॉप पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने वाली होती है, दरवाजा खुल जाता है। एक लंबा विच बाहर निकलता है, जिसकी दाढ़ी काफी मूर्खतापूर्ण लग रही थी। वो कोको से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे नहीं देखा। वो सोचता है कि शायद वो किसी की मैसेंजर है। तभी गोजो उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि अंदर चलो, तूफान आने वाला है। कोको तुरंत गोजो के पीछे छिप जाती है और उस आदमी को चिल्लाकर बताती है कि वो गोजो की अप्रेंटिस है। दाढ़ी वाला आदमी नाराज हो जाता है और गोजो से पूछता है, ये लड़की क्या बक रही है और तूने गायब रहते हुए अप्रेंटिस कैसे ले ली? गोजो जवाब देता है कि ये थोड़ा अचानक हुआ था और परिस्थितियां अलग थीं, क्योंकि ये लड़की फॉरबिडन मैजिक की शिकार थी। फॉरबिडन मैजिक का नाम सुनते ही उस आदमी का बर्ताव और भी ठंडा हो जाता है। वो तुरंत कोको का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। कहता है कि उसे ब्रिम्ड हैट एविल विचेस से कोई लेना देना नहीं। वो कोको को विचेस के नाइट्स के हवाले कर देगा, वो उससे निपट लेंगे। कोको रुकने की कोशिश करती है, लेकिन विच बहुत ताकतवर था। तभी उनके आसपास गिर रही बारिश रुक जाती है। पानी इकट्ठा होकर उनके सामने एक दीवार बना देता है। गोजो अपनी मैजिक से विच को रोकते हुए कहता है कि भले ही वो उसका प्यारा दोस्त है, लेकिन वो किसी को कोको को छूने भी नहीं देगा। उस आदमी को हैरानी होती है कि गोजो उस पर मैजिक यूज कर रहा है। वो पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन? गोजो कहता है कि पहले अंदर चलो, फिर बात करते हैं। अंदर जाकर वो आदमी, जिसका नाम रूजो था, आग के पास बैठ जाता है। गोजो उसे सारी बात बताता है। रूजो नाराज होकर कहता है कि क्या यही वजह थी कि गोजो ने एक आउटसाइडर को विचेस की दुनिया में ले लिया? गोजो शांति से कहता है कि आउटसाइड का भी एक नाम है। रूजो तुरंत कोको से माफी मांगता है। कहता है कि वो उसके साथ रूड नहीं बनना चाहता था, लेकिन विचेस के पास आउटसाइडर के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। गोजो रूजो को कोको से मिलवाता है। कहता है कि वो उसका दोस्त है और यहाँ वॉचफुल आई की तरह रहता है। वो समझाता है कि जो विचेस मुख्य टाउन्स या मेग्स के ग्रेट हॉल से बाहर रहते हैं, उन्हें एक वॉचर असाइन किया जाता है ताकि वो रूल्स न तोड़ें। रूजो इसी वर्कशॉप का वॉचर है। रूजो अपना सिर खुजलाते हुए कहता है कि यही उसका काम है, ऐसी चीजें होने नहीं देना। लेकिन लगता है गोजो अब मन नहीं बदलने वाला। गोजो कोको को शहद वाला सूप का कटोरा देता है ताकि उसके नर्वस शांत हो जाएं। गोजो बताता है कि उस रात वो कोको की मेमोरी मिटा सकता था, लेकिन फिर उस मैजिक बुक की याद भी चली जाती जो उन्हें ब्रिम हैट्स तक ले जा सकती थी। रूजो गुस्से में कहता है कि एविल मैजिक यूजर्स के पीछे जाना उनका काम नहीं,
ये नाइट्स का काम है। कोको कंफ्यूज लग रही थी। तो गोजो उसे बताता है कि विचेस के नाइट्स वो लोग हैं जो आउटसाइडर्स की मेमोरी मिटाते हैं, एविल विचेस का पीछा करते हैं और ऑर्डर बनाए रखते हैं। गोजो कहता है कि कोको को मैजिक का सीक्रेट जानने का दोष उसका है, तो अगर नाइट्स कोको की मेमोरी मिटाएंगे तो उसकी भी मिटानी पड़ेगी। रुजो जानता है कि ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए वो कहता है कि इस बार माफ कर रहा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो ग्रेट हॉल को रिपोर्ट कर देगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। गोजो कोको से कहता है कि उसे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपनी खुद की मैजिक से टेस्ट पास कर चुकी है। वो सबको सूखने को कहता है और डिनर बनाने चला जाता है। कोको अचानक नोटिस करती है कि उसका पेट मिसिंग है। वो रुजो के कमरे में चुपके से जाती है और अपने फर वाले स्नेक को ढूंढने लगती है। रुजो उसे देख लेता है और अपने नेस्ट से नीचे आता है। वो कोको को उसका पेट पकड़कर दे देता है। कोको देखती है कि वो किसी तरह पूरी तरह सूखा हुआ है। तभी रुजो अपने 2 रिंग्स के बीच मैजिक सर्कल कनेक्ट करता है। बेसिकली एक गर्म हेयर ड्रायर बना देता है जो कोको को पूरी तरह सूखा देता है। वो उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन कोको देखती है कि उसके पैरों तले पत्थर चमक रहे हैं। वो खुशी से चीख पड़ती है, कहती है कि यही वो चीज है जिसने उसे मैजिक से प्यार करवा दिया। रुजो बताता है कि ये उसका मास्टरपीस है और उसे समझाने लगता है, लेकिन कोको फर्श पर लौट लौट कर खुश हो रही थी, कह रही थी कि ये उसकी कोर मेमोरी है। वो दिल से उसका थैंक यू कहती है। रुजो शर्मा जाता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। कहता है कि फिर कभी अंदर मत आना। अगला दिन भी उतना ही उबाऊ था। पूरे दिन बारिश होती रही। अगोट मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की पर बारिश की आवाज उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो फैसला करती है कि ये भी ट्रेनिंग है, उसे कंसंट्रेट करना सीखना होगा। वो आंखें बंद कर लेती है और एक मैजिक सर्कल बना लेती है। उसी लाइट बीम निकलता है। अचानक नीचे से कुछ शोर सुनाई देता है। वो तेजी से नीचे जाती है। वहां कुछ इंसान दरवाजे पर खड़े थे। वो गोजो से मदद मांग रहे थे। बारिश की वजह से एक ब्रिज गिर गया था और एक कैरेज फंस गई थी। एक आदमी रोते हुए कहता है कि उसका बेटा उस कैरेज में है। गोजो कहता है कि वो तुरंत आता है। वो आगोट से कहता है कि सबको अंदर रखना, लेकिन आगोट खुद कहती है कि उसे भी साथ ले चलो। वादा करती है कि वो रास्ते में नहीं आएगी और मदद करेगी। गोजो कहता है कि अभी उसे साथ ले जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो अभी छोटी है। उसने अपना सेकंड टेस्ट भी नहीं दिया है, जो उसे आम लोगों के सामने मैजिक यूज करने की परमिशन देता है। वहां बहुत सारे लोग होंगे। वो आगोट को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आगोट उसके हाथ झटक देती है। कहती है कि वो सालों से उस एग्जाम की तैयारी कर रही है और वो काफी प्रैक्टिस कर चुकी है कि वो मैजिक जो उसने सीखी है उसे आउटसाइडर्स के सामने यूज करने की। गोजो अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन आगोट बोल उठती है। कहती है कि टीचर होने के नाते उसे तो खुशी होनी चाहिए कि वो उसे ज्यादा एक्सपीरियंस दे ताकि वो बेहतर बन सके। गोजो सोचने लगता है कि इस छोटी सी इडियट को कैसे शांत किया जाए। तभी रुजो ऊपर से आता है। सब कुछ सुन लिया था। वो गोजो से कहता है कि वो कुछ हीलिंग स्पेल्स और एनीवेयर विंडो तैयार रखेगा किसी इमरजेंसी के लिए। साथ ही वो आगोट को अपने साथ आगे ले जाएगा। गोजो को झटका लगता है, लेकिन रुजो कहता है कि शांत हो जा, ये बच्चे असली एक्सपीरियंस से ही सही से सीख पाएंगे। आगोट तेजी से अपना क्लोक और हैट लेने भागती है। आगोट जा रही है। ये सुनकर रिच और टिया दोनों भी फैसला कर लेते हैं कि वो भी गोजो के साथ जाएंगे। गोजो को सबसे ज्यादा चिंता आगोट की होती है। वो जानता है कि इतनी छोटी उम्र में जो कुछ वो कर चुकी है उसमें खुशी मानने की बजाय वो उन चीजों पर फ्रस्ट्रेटेड रहती है जो अभी नहीं कर पाई। ऐसा माइंडसेट उसे दौड़ने पर मजबूर कर सकता है, चलने की बजाय, एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय, जो उसे खतरे में डाल दे। कुछ देर बाद आगोट रुजो के घोड़े पर भारी बारिश में बैठी हुई थी। जल्दी ही रुजो को एहसास होता है कि उनके नीचे जमीन बहुत स्थिर नहीं है। उन्हें ध्यान रखना होगा कि कहां पैर रख रहे हैं, वरना सीधे मौत के मुंह में गिर जाएंगे। जल्दी ही उन्हें एक काठ मिल जाता है जो फ्लैश फ्लड में फंसी हुई थी। भारी बारिश की वजह से पानी इतना गंदला था कि कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। कुछ आम लोग गिरे हुए ब्रिज के पास खड़े मदद का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि विचेस मदद करने आए हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वो काठ की तरफ चिल्लाने लगते हैं कि अब चिंता मत करो, विचेस आ गए हैं। रुजो घोड़े से उतरता है और आगोट के साथ वो उसे अपने मैजिक रिंग्स देता है जो उसने कोको को सुखाने के लिए यूज किए थे। कहता है कि वहां खड़े लोगों को सूखा रखना और वो करने के बाद स्टैंड बाय में रहना, आगे के ऑनर्डर्स का इंतजार करना। आगोट को यह जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तो असली मैजिक यूज करना चाहती थी, न कि कोई मैजिकल कंट्रैप्शन। लेकिन रुजो तुरंत उसे चुप करा देता है। कहता है कि जैसा बोला है वैसा करो। उसे एहसास होता है कि आगोट को लगता है ये काम उसके लायक नहीं। वो कहता है कि यही वो बात है जिसकी गोजो को चिंता है। सबसे बेसिक जॉब्स भी लॉन्ग रन में बहुत जरूरी होते हैं। जो अधीर होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं,
वो साफ साफ कहता है कि अगर तुझे सिर्फ अपनी मैजिक दिखानी है तो भविष्य में और मौके मिलेंगे, लेकिन अभी लोगों की जानें बचानी है। अगर तुझे अभी उपयोगी बनना है तो सोच कि तेरी मैजिक किस काम की है। ये बात आघोट को बुरा लगती है। समझने की बजाय वो सोचने लगती है कि फिर से उसे अनजान बच्ची की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो सारी अप्रेंटिस में सबसे ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन अगर कभी उसे दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर सारी मेहनत का क्या फायदा। वो मन में ठान लेती है कि वो साबित करके दिखाएगी कि वो एक योग्य विच है, तभी उसके टीचर्स उसे कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। इधर एडल्ट्स असली काम में लगे हुए थे। रुजो तेज बहते पानी में काट के ऊपर कूद जाता है। गोजो भी दूसरी अप्रेंटिस के साथ आकर एक मैजिकल स्वॉर्ड लेकर कूदता है। वो पानी के ठीक ऊपर होवर करता है और स्वॉर्ड से आने वाले पानी को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर स्वॉर्ड को जमीन में गहरा घोंप देता है, नदी को 2 भागों में बांट देता है, जैसे कोई नकली मोसेस। इससे रुजो को मौका मिल जाता है कि वो काट में फंसे लोगों को बाहर निकाल सके। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि विचेस क्या कर सकते हैं। टिया उन्हें चेताती है कि क्लिफ के किनारे से दूर रहो, खतरनाक है। रुजो तुरंत काट से पहले बच्चे को पकड़कर ऊपर सुरक्षित जगह ले जाता है। गोजो से कहता है कि होल्ड ऑन करो, अंदर एक बच्चा और है। गोजो भी संघर्ष कर रहा था, सोच रहा था कि अब भी उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं। रुजो जल्दी वापस आता है, दूसरे बच्चे को पकड़कर ऊपर ले जाता है। गोजो को बताता है कि अब वो भी आ सकता है। गोजो पानी को काटता हुआ कुछ दूरी बनाता है और फिर सुरक्षित ऊपर आ जाता है। दोनों दूसरों के पास उतरते हैं। बच्चा अपने माता पिता के पास दौड़ जाता है, जिंदा बचने के लिए शुक्रगुजार। पिता दिल से विचेस का शुक्रिया अदा करता है। गोजो कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, उसकी अप्रेंटिस भी यहां हैं, अगर कोई इंजरी हो तो वो मदद कर देंगी। लेकिन मुड़कर देखता है कि सारी लड़कियां अपनी जगह से गायब थीं। वो सब उसके मैजिकल स्वॉर्ड को घेर कर खड़ी थीं, जिससे उसने बाढ़ वाली नदी को अलग किया था। गोजो उनके पास जाता है। वो तुरंत एक के बाद एक स्वॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगती हैं। वो बताता है कि स्वॉर्ड का नाम रेन क्लीवर है। ये उसकी खुद की ओरिजिनल मैजिक है। उसने स्वॉर्ड पर बहुत सारे छोटे छोटे मैजिकल सील्स बनाए हैं। कहता है कि इतने सील्स के साथ ये स्वॉर्ड समुद्र को भी काट सकता है। टिया एक बार उसे छूना चाहती है, लेकिन गोजो मना कर देता है। मैजिकल वेपन्स बहुत पावरफुल होते हैं, अगर सही तरीके से ना यूज किए तो यूजर और आसपास वालों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इतना कहकर वो स्वॉर्ड को शीथ में रख देता है। रुजो कहता है कि वो ऊपर रिवर चेक करने जाएगा, कहीं और कोई फंसा तो नहीं। गोजो कहता है अच्छा आइडिया है। वो डाउनस्ट्रीम चेक करेगा। टिया को अपने साथ ले जाता है। रुजो रिच को साथ ले जाता है। आगोट और कोको को वहां गांव वालों की देखभाल करने को कह देते हैं। कोको को अपनी जॉब पसंद आती है, लेकिन अगोट थोड़ी गुस्से में लग रही थी। दोनों घायलों की देखभाल शुरू कर देते हैं, दवाइयां लगाने लगती हैं। कोको सोच रही थी कि उसे जल्दी से आगोट के फ्लाइंग शूज ठीक करके वापस करने हैं। इसी वजह से वो किसी विच के साथ डैमेज चेक करने नहीं जा पाई थी। जब वो घायलों को संभाल रही थी तभी अचानक कुछ शोर सुनाई देता है। देखती हैं तो वो इडियट लड़का, जिसे अभी अभी नदी से बचाया गया था, दोबारा कार्ट से अपना सामान लेने नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। वो पेड़ से रस्सी बांधकर ढलान पर उतरने लगता है। उसका पिता चिल्ला रहा था कि तुरंत वापस आ जा, किनारा स्थिर नहीं है। लेकिन बेटा नहीं मानता, कहता है चिंता मत करो। आघोट और कोको पिता के पास खड़े होकर सोच रही थीं कि क्या मदद कर सकते हैं। अचानक कोको नोटिस करती है कि जिस पेड़ से रस्सी बंधी थी वो हिल रहा है। पूरी तरह वार्निंग देने से पहले ही पेड़ गिर जाता है। किनारे का हिस्सा भी साथ में ढह जाता है। छोटा सा लैंडस्लाइड हो जाता है। धूल साफ होते ही आगोट देखती है कि पिता भयभीत हो गया है। उसका बेटा मलबे के नीचे दब गया होगा। अब उसे बचाने का कोई चांस नहीं लग रहा था। सडनली आगोट को कोको का हैट मलबे में पड़ा दिखता है। वो चारों तरफ डर के मारे देखती है। उसे एहसास होता है कि कोको भी लैंडस्लाइड में फंस गई है। वो एक बड़े बोल्डर को पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रही थी। नीचे तेज बहता पानी उसे बहा ले जाने की धमकी दे रहा था। जिस लड़के ने यह सब किया था वो भी वहां बेहोश पड़ा था। उसका पिता पूरी तरह घबरा गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार वो आघोट की तरफ मुड़ता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है कि मदद करो, तुम भी विच हो, अपनी मैजिक से मेरे बेटे को बचा लो। कोको और लड़के की जान की चिंता करने की बजाय आघोट के दिमाग में एकदम से आता है कि ये उसका मौका है सबको साबित करने का कि वो गलत थे। वो कोई बच्ची नहीं है, मास्टर्स यहां नहीं है और बिना फ्लाइंग शूज के वो उन्हें बुला भी नहीं सकती। सिचुएशन बहुत डेस्परेट है। अगर वो मैजिक यूज करके सबको बचा लेती है तो सबको मानना पड़ेगा कि वो बहुत कैपेबल विच है। अचानक उसे एहसास होता है कि पब्लिक में मैजिक यूज करने का मतलब क्या है। लोग उसे घेर लेते हैं, सब उत्सुकता से उसकी मैजिक देखना चाहते हैं। इससे उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। वो अपना बचपन याद करने लगती है। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी मैजिक औसत से भी कम है।
वो परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, सिर्फ शर्मिंदगी ही लाएगी। प्रेशर उसे तोड़ने लगा था। तभी कोको की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो पूछ रही थी कि क्या वो ऊपर से कुछ कर सकती है ताकि लड़के की जान बच जाए। ये सुनकर आघोट ट्रांस से बाहर आ जाती है। एक पल के लिए साफ सोचने लगती है। रूजो की बात याद आती है कि मैजिक किस काम की है और लोगों की मदद कैसे करनी है। वो कोको से नीचे की सिचुएशन के बारे में पूछती है। कोको जवाब देती है कि वो बोल्डर पर अटकी हुई है, लेकिन पास में करंट थोड़ा धीमा है, इसलिए वो बहने वाली नहीं लगती। लेकिन वापस ऊपर चढ़ भी नहीं सकती क्योंकि चट्टानें बहुत फिसलन भरी हैं। लड़का बेहोश है और एक विशाल बोल्डर के नीचे दबा हुआ है। इंसानी ताकत से उसे हिलाया नहीं जा सकता। उसका पूरा सैचेल भी भीग गया है जिसमें मैजिक गियर था, इसलिए वो ज्यादा स्पेल्स नहीं यूज कर पा रही। अगोट सोचने लगती है कि सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, खासकर इसलिए क्योंकि नॉन विचेस को उसकी मैजिक नहीं देखनी चाहिए। कोको किसी तरह किनारे पर चढ़ जाती है और अघोट को चिल्लाकर कहती है कि रुजो के हेयर ड्रायर रिंग्स फेंक दो। अघोट जल्दी से उन्हें बंडल करके कोको की तरफ फेंक देती है। कोको पकड़ लेती है और उन्हें डायसन की तरह यूज करके अपना पूरा सैचल सूखा लेती है। अब वो मैजिक यूज कर सकती थी। अघोट को एक समस्या दिखती है। कोको ने कभी भी दूसरों के सामने मैजिक प्रैक्टिस नहीं की थी, खासकर जब क्लोक के अंदर छुपकर सिर्फ मेमोरी से सही स्पेल ड्रॉ करना हो। वो सोचती है कि क्या दूसरों को स्पेल बनाते देखने का रिस्क लेना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि कोको अकेली नहीं है। वो तुरंत सबका ध्यान कोको से हटाकर अपनी तरफ खींच लेती है। कहती है कि वो गोजो की टॉप अप्रेंटिस है। क्लोक के नीचे मास्टरफुली स्पेल बना लेती है और आसमान में लाइट का बीम छोड़ देती है, जो शुद्ध लाइट का एक पक्षी बन जाता है और उड़ने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। इधर कोको लड़के के पास जाती है, देखती है कि वो ठीक है या नहीं, सोचती है कि उसे कैसे बचाया जाए। ऊपर वाले लोग मैजिक से थोड़ा उबर कर पूछने लगते हैं कि ये सब उन फंसों की मदद कैसे करेगा। पिता गुस्सा होकर मुड़ता है, फैसला करता है कि खुद जाकर बेटे को बचा लेगा। आगोट का दिल बैठ जाता है। उसे डर था कि वो कोको को मैजिक यूज करते देख लेगा, लेकिन ठीक उसी पल जब वो मुड़ा, कोको लड़के के साथ अपने क्लोक पर उड़ती हुई ऊपर आ जाती है। आदमी से कहती है कि हमें नीचे खींच लो, मैं खुद नहीं कर सकती। नीचे आते ही पिता अपने बेटे को गले लगा लेता है। कोको अघोट को गले लगाती है, कहती है कि वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर उसे वो स्पेल याद आ गया जो उन्होंने ड्रैगन से भागते वक्त यूज किया था, जिससे दीवार में छेद हो गया था। उसी को रॉक पर यूज करके तोड़ा और लड़के को लेकर ऊपर आ गई। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही सफेद रिबन दोनों को घेर लेते हैं, उन्हें हवा में ऊपर खींच लेते हैं। कुछ विचेस जिनके हेड पर विंग्स थे उड़कर उनके पास आ जाते हैं। कहते हैं कि वो नाइट मोरालिस हैं, यानी विच पुलिस। किसी ने टैबू स्पेल यूज किया है इसलिए आए हैं। अघोट कहती है कि कोई फॉरबिडन स्पेल नहीं यूज किया गया, लेकिन नीचे देखती है तो न सिर्फ वो रॉक रेत में बदल गई थी, पूरी बैंक रेत में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस कोको को अपने पास खींच लेते हैं, कहते हैं कि उसे कोई रहम नहीं मिलेगा। एक अजीब आंख जैसा चीज निकालते हैं जो कोको की आंखों की तरफ बढ़ने लगता है। कोको इतनी डर गई थी कि चीख भी नहीं निकल रही थी। कॉप कहता है चिंता मत करो, जब तुम्हारी मेमोरी मिट जाएगी तो कुछ याद नहीं रहेगा, एंड डर रहेगा न कुछ। तुम फिर से पूरी तरह ब्लैंक हो जाओगी। फिर से एक आउटसाइडर जो मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानती। आगोट विरोध करती है, कहती है कि यह गलत फहमी है, लेकिन पुलिस पावर ट्रिप पर थी, वो सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वो आंख वाली चीज कोको से जुड़ने वाली थी, रिच कहीं से मिसाइल की तरह आकर उस चीज को हाथ से धक्का दे देती है। नाइट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जो रिबन लड़कियों को पकड़े थे वो जलने लगते हैं। कोको और आगोट छूटकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन जमीन पर गिरने की बजाय वो टिया के बनाए क्लाउडी मैजिक स्पेल पर बैठ जाती हैं। टिया आगोट और कोको के आगे खड़ी हो जाती है। नाइट्स से कहती है कि तुम गलत हो, कुछ गड़बड़ जरूर है। कोको ऐसा कुछ नहीं करेगी। नाइट्स सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो दोबारा रिबन बना लेते हैं, कहते हैं कि कुछ बच्चों की वजह से हमारा मन नहीं बदलेगा, हम तुम्हारी बेकार शिकायतें सुनने नहीं आए हैं। रिच गुस्सा हो जाती है, कहती है कि उसे उन एडल्ट से नफरत है जो बच्चों को बिना दिमाग वाले छोटे जीव समझते हैं। लेकिन नाइट मोरालिस उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि अब तुम सबको इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने की सजा मिलेगी। अचानक लीडर के पीछे से एक आवाज आती है। गोजो ठीक समय पर आ पहुंचता है। अपने मैजिकल स्वॉर्ड की नोक कॉप की गर्दन पर रखते हुए कहता है कि जो सुनना नहीं चाहता वो इतना बोलता ज्यादा है। ये बच्चियां मेरी अप्रेंटिस हैं, तुम लोग इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। कॉप, जिसका नाम ईस्ट था, मुड़कर कहता है कि बच्चियां अपने टीचर जितनी ही बदतमीज लग रही हैं। गोजो जवाब देता है कि वो बदतमीज बच्चियां पसंद करता है। ईस्ट और उसके छोटे ग्रुप से तो बेहतर ही हैं। एक कॉप तुरंत अपना स्पीयर गोजो की तरफ तान देता है, लेकिन ईस्ट उन्हें रुकने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि गोजो अकेले ही सब कॉप्स को आसानी से हरा सकता है। इसके बजाय वो बात करता है। गोजो से कहता है कि एक टेरेन ऑल्टरिंग स्पेल यूज किया गया था जिसने पूरे एरिया को बदल दिया।
ये स्पेल उन स्पेल्स जैसा है जो टेस्ट के लिए डैट रेंज बनाते हैं। ये स्पेल्स पैक्ट से भी पहले के हैं और इन्हें वॉर का एक्ट माना जाता है, इसलिए वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और रियल्म की सुरक्षा कर रहा है। गोजो कहता है कि भले ही ऐसा हो, लेकिन किसी की मेमोरी बिना उसकी साइड सुने मिटा देना सही नहीं, और उसने कभी अपनी अप्रेंटिस को इतने बड़े स्केल की मैजिक सिखाई ही नहीं। ईस्ट मानता है कि गोजो ऐसी चीजें नहीं सिखाएगा, लेकिन हो सकता है ब्रिम्ड हैट्स ने सिखाई हो। यह सुनकर गोजो एक पल के लिए हिचकिचा जाता है, लेकिन रुजो नीचे से चिल्लाकर कहता है कि हवा में झगड़ने की बजाय अपनी मैजिक का सही यूज करो। यहां जमीन पर जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करो। जल्दी ही विच कॉप्स अपने रिबन से घोड़ों और लोगों को सुरक्षित ऊपर खींचने लगते हैं। एक कॉप उस इडियट लड़के की टांगों को कवर कर देती है। उसका पिता पूछता है कि क्या ये उसके बेटे को हील कर सकती है। विच जवाब देती है कि नहीं कर सकती। वो लड़के को ग्रेट हॉल ऑफ द विचेस ले जाएगी जहां उसका इलाज होगा। लेकिन पिता विच को पकड़ लेता है, कहता है कि उसने देखा था जब रिबन जल गए थे तो उन्हें रिपेयर कर लिया, तो हीलिंग भी कर सकते होंगे। विच कहती है कि पेजेंट उसे छोड़ दे, वरना लड़के को वैसा ही छोड़कर चली जाएगी। पिता तुरंत पीछे हट जाता है और विच से बेटे को किसी भी तरह हील करने की गुहार लगाता है। ईस्ट सबको कहता है कि एरिया सील कर दो, आउटसाइडर्स को सुरक्षित जगह ले जाओ। फिर वो खुद इस मैजिक की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो कोको की बुक पकड़ता है, देखता है कि जो स्पेल उसने ड्रॉ किया था वो बिल्कुल बेसिक और मामूली है, जिससे इतना बड़ा डैमेज नहीं हो सकता था। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कोको का हाथ पकड़कर चेक करता है कि कहीं हाथ पर तो कुछ नहीं ड्रॉ किया। ब्रिम्ड हैट्स अक्सर बॉडी पर मैजिक यूज करके स्पेल्स को मजबूत करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ इंक के धब्बे और कैलस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कोको सच में बिगिनर है। गोजो आगे बढ़ता है और कहता है कि ईस्ट ने काफी देख लिया, लेकिन ईस्ट अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वो धमकी देते हुए जाता है कि इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन खोला जाएगा। अगर गोजो और उसकी अप्रेंटिस इससे जुड़े पाए गए तो कोई रहम नहीं मिलेगा। जैसे ही नाइट्स चले जाते हैं, गोजो राहत की सांस लेता है। वो सच में नहीं जानता था कि अगर लड़ाई हुई तो क्या होता। वो तुरंत लड़कियों से माफी मांगता है, कहता है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन साथ ही कोको और आगोट से कहता है कि जो तुमने आज किया वो आसपास वालों के लिए बहुत डेंजरस था। अगर किसी को मैजिक का सीक्रेट पता चल जाता तो सबकी मेमोरी मिटानी पड़ती, ताकि कोई भी मैजिक याद न रख सके। ये बहुत हॉरिबल बात है, क्योंकि मेमोरी ही तो इंसान को बनाती है। बिना मेमोरी के इंसान खाली खोल बन जाता है। आगोट और कोको दोनों उससे माफी मांगती हैं। आगोट सोचती है कि अब शायद उसे सेकंड टेस्ट का मौका जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन गोजो कहता है कि भले ही डेंजरस था, तुमने बिना किसी को सीक्रेट बताए स्पेल्स परफॉर्म कर लिए, इसलिए वो आगोट का सेकंड टेस्ट जल्दी अरेंज करेगा। अगर वो क्लियर कर लेगी तो बाहर के जॉब्स पर उसके साथ जा सकेगी। आगोट बहुत खुश हो जाती है और गोजो को थैंक यू कहती है। गोजो उससे वादा करवाता है कि एग्जाम क्लियर करने से पहले लोगों के सामने मैजिक नहीं यूज करेगी। वो मान जाती है। टिया बड़बड़ाने लगती है कि वो भी टेस्ट देना चाहती है, लेकिन गोजो कहता है कि वो अभी कई स्टेप्स पीछे है, उसे बेसिक्स पर और ज्यादा काम करना होगा। आगोट तुरंत ओड वापस लेना चाहती है और टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है, लेकिन गोजो एरिया को वैसा नहीं छोड़ सकता। रुजो और उसके स्पेशल पेन की मदद से, जो किसी भी चीज पर इंस्क्रिप्शन जला सकता था, वे कॉम्पैक्ट रेत का ब्रिज बना देते हैं जो मजबूत था और नदी को फिर से अपना नेचुरल रास्ता देने लगा। वे चेक करते हैं कि पानी ठीक से बह रहा है या नहीं। गोजो को कोको का हैट और इंक वायल जमीन पर दिखता है। वो उठाकर कोको को देता है, कहता है कि इसे बेहतर तरीके से संभालो। कोको खुशी से कहती है कि उसका इंक वायल जरूर मैजिकल है, क्योंकि आज इस्तेमाल करने के बावजूद इंक फिर से फुल हो गया है। गोजो तुरंत वायल ले लेता है, देखता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कोको से पूछता है कि क्या ये वही इंक वायल है जो शॉप से मिला था। कोको सिर हिला देती है। गोजो तुरंत रुजो की तरफ मुड़ता है, कहता है कि वो लड़कियों को वर्कशॉप वापस ले जाए। वो खुद कोको को पास की विच टाउन ले जा रहा है, क्योंकि उस दिन उसे पेन नहीं दिला पाया था। वो कोको को साथ ले जाता है क्योंकि शॉपकीपर से कुछ चेक करना है। लेकिन जब वे शॉप के पास विच टाउन में लैंड करते हैं तो देखते हैं कि शॉप बंद है। दरवाजा और सब कुछ गायब हो चुका था। शुक्र है कि शॉपकीपर का अप्रेंटिस किसी काम से लौट रहा था। वो गोजो को देख लेता है, तुरंत दीवार पर हैंडल लगा देता है, जो फिर से दरवाजे में बदल जाता है। वे अंदर चले जाते हैं। कोको देखती है कि शॉप का अंदर का लुक पूरी तरह बदल गया है। लड़का बताता है कि अलग अलग डोर नॉब्स अलग अलग रूम्स में ले जाते हैं, इसीलिए लेआउट अलग लगता है। लड़का गोजो से कहता है कि उसके दादाजी तीसरी मंजिल पर हैं, लेकिन कोको को उनके पीछे जाने से रोकता है। कहता है कि वो उसके साथ आए, उसके पैर में कट लगा है, वो उसे डिसइंफेक्ट करके साफ कर देगा। कोको इतने खूबसूरत वायल्स और पाउडर्स देखकर हैरान थी। उनके बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। लड़का बताता है कि ये अलग अलग इंक्स बनाने और उनके इफेक्ट बदलने के लिए यूज होते हैं। इधर गोजो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। शॉपकीपर को काम करते देखता है। वो अभी भी उस इंक को समझने की कोशिश कर रहा था,
जो पिछली बार मिली टाइल्स पर यूज हुआ था। वो गोजो से कहता है कि अभी तक कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। गोजो इंक वायल निकालकर उसे दे देता है। शॉपकीपर तुरंत उसे देखने लगता है। उत्साहित होकर कहता है कि कलर और टेक्सचर बिल्कुल मैच कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि वायल उसके खुद के शॉप का है। वो कंफ्यूज हो जाता है। गोजो तुरंत वायल लेकर एक पार्चमेंट पर मैजिकल सील ड्रॉ करने लगता है। शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि यह डेंजरस हो सकता है। नीचे फ्लोर पर कोको लड़के से अलग अलग डाइस के बारे में पूछ रही थी। वो नाम और उनके यूज बताता है। कुछ एरिया ऑफ इफेक्ट बढ़ाने के लिए, कुछ एक्टिवेशन का टाइमिंग बदलने के लिए, कुछ कास्टिंग सील को कुछ देर बाद गायब कर देते हैं, कुछ उनके बिहेवियर को ही बदल देते हैं। कोको उस जगह पर होने से बेहद खुश थी जो उसे जादुई लग रही थी। वो कहती है कि काश वो यहां हमेशा रह सके। लड़का कंफ्यूज हो जाता है। कोई विश तो सिर्फ स्टेशनर बनकर रहना नहीं चाहेगा। कोको ऊपरी शेल्फ पर एक चमकदार लाल पाउडर देखती है और लड़के से पूछती है कि वो क्या है। लड़का उसे साफ नहीं देख पाता। कोको एक सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। तभी ऊपर से एक मैजिक स्पेल की वजह से पूरे कमरे में तेज रोशनी भर जाती है। सब कुछ जमीन पर गिर पड़ता है। कोको को राहत मिलती है कि कोई जार टूटा नहीं। लेकिन लड़का हॉरिफाइड हो जाता है, कहता है कि अब सारे लेबल्स मिक्स हो गए हैं। कोको कहती है कि हम आसानी से नए लेबल लगा देंगे। वो पूछने लगती है कि कौन सा रंग का पाउडर क्या काम करता है, लेकिन लड़का उस पर चिल्लाता है कि उसे नहीं पता। वो तो सिर्फ शेल्फ पर उनकी जगह से याद रखता था। वो उसे हैट थमा देता है और कहता है कि अभी के लिए चली जा, तुम यहां कुछ नहीं कर सकती। ऊपरी फ्लोर पर शॉपकीपर जमीन से उठता है और गोजो की तरफ दौड़ता है, जो भी जमीन पर था। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। शॉपकीपर हैरान था कि इतना छोटा स्पेल इतना बड़ा ब्लोबैक कैसे बना सकता है। लेकिन गोजो समझ गया था कि ये वायल एक ट्विंड बोतल है। किसी ब्रिम्ड हैट ने वायल के अंदर छोटा सा सील जोड़ दिया होगा जो इसे दूसरे वायल से जोड़ता है। इस इंक में कुछ एडिटिव्स डालकर यूजर और आसपास के एरिया को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसे एहसास होता है कि कोको ने उसी इंक से मैजिक स्पेल कास्ट किया था। इसी वजह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अब आखिरकार ब्रिम्ड हैट्स से लिंक मिल गया है। शॉपकीपर घबरा जाता है, कहता है कि ये उसके पे ग्रेड से ऊपर की बात है, उसे ग्रेट हॉल को बताना चाहिए। लेकिन गोजो उसे किसी से भी एक शब्द भी नहीं कहने देता। शॉपकीपर पीछे हटने लगता है, पूछता है कि गोजो आखिर क्या प्लान कर रहा है। जब गोजो समझ जाता है कि शॉपकीपर उसके प्लान से सहमत नहीं होगा, तो वो अपने स्पेल से शॉपकीपर की मेमोरी मिटा देता है कि वो वायल के साथ आया था। शाम होते होते वो कोको के साथ शॉप से बाहर निकलता है। उसे एक बैग थमा देता है जिसमें नया इंक और दूसरे सामान भरे थे। कहता है कि वो गलती से बहुत महंगा इंक खरीद लाया था, इसलिए इसके बजाय ये ले आया। कोको खुश हो जाती है। गोजो उसे गोद में उठा लेता है, वादा करता है कि जब तक वो उसकी अप्रेंटिस है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गोजो कोको को ट्रेनिंग दे रहा है। वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी मैजिक में बेहतर बने और सारे बेसिक्स सीख ले। वे सिंपल समनिंग स्पेल से शुरू करते हैं, जिसमें विंड मैजिक का सील बनाना होता है। उसे उस ऑब्जेक्ट की तरफ होल्ड करना होता है जिसे खींचना है। बस इतना ही काफी है। कोको सील को हाथ में होल्ड करके एक पहाड़ी पर लगे सेब के पेड़ की तरफ निशाना साधती है। लेकिन सेब की बजाय पूरा छोटा पेड़ जमीन से उखड़कर तेजी से उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है और गोजो से टकराकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कोको तुरंत माफी मांगने लगती है। गोजो कहता है चिंता मत करो। वो उठकर खुद को झाड़ता है, कहता है कि इस बार जो सील तुमने बनाया वो थोड़ा बड़ा हो गया था। कोको दूसरी पेपर पर अपना पिछला सील निकालती है जो थोड़ा छोटा था और कमजोर मैजिकल विंड बनाता था, जिससे सिर्फ सेब हिलते थे, टूट कर नहीं गिरते थे। टिया भी वहां थी। वो सजेस्ट करती है कि शायद कोको को मैजिक सर्कल में स्पेल को थोड़ा एंगल करके ट्राई करना चाहिए, ताकि सीधा खींचने की बजाय मैजिक सेब को थोड़ा ट्विस्ट कर दे, जिससे उसे तोड़ना आसान हो जाए। गोजो मान जाता है, कहता है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बदलाव काम कर सकता है। वो कहता है कि मैजिकल स्पेल को अनलिमिटेड तरीकों से बदलना ही उसे इतना मॉड्यूलर बनाता है। टिया खुशी से कूद पड़ती है। गोजो की बात दोहराती है, कहती है कि किसी लेसन को रिपीट करने का मतलब है ट्रायल एंड एरर। यही छुपी हुई टेक्निक है बेहतर बनने की। तुम एक स्पेल ट्राई करते हो जो काम नहीं करता, फिर सोचते हो कि क्यों नहीं हुआ, फिर दोबारा ट्राई करते हो, अगर काम कर जाए तो सोचते हो कि क्यों काम किया। गोजो पेड़ को फिर से जमीन में लगा देता है ताकि वो और बड़ा और मजबूत हो सके। कहता है कि टिया सही कह रही है, एक दिन वो बहुत अच्छी टीचर बनेगी। ये सुनकर टिया शर्मा जाती है। वो जल्दी से मास्टर बनना चाहती है, लेकिन जैसा हमेशा होता है आघोट खुद को बज़किल बनने से नहीं रोक पाती। वो अपनी स्किल्स दिखाते हुए एक सेब को परफेक्टली तोड़कर निकाल लेती है। वो सेब उसके हाथ में आराम से आ जाता है। फिर कहती है कि टिया को दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं, जब खुद में इतनी कमियां हैं। बेहतर होगा कि वो अपनी मैजिक पर काम करे और बेहतर बने, दूसरों को सिखाने की बजाय। टिया और रिच तुरंत आगोट के पास दौड़ती है। टिया आगोट से गुजारिश करती है
कि उसे ये मैजिक परफेक्टली यूज करना सिखा दो। थोड़ी देर बाद वे सब मीठे और रसीले सेब खाने के लिए बैठ जाते हैं। कोको गोजो से पूछती है कि क्या डेटा रेंज में कंसेंट टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट्स हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है अप्रेंटिस बनने से पहले। टेस्ट की बात सुनकर रिच का मूड खराब हो जाता है। वो कहती है कि 5 ऐसे बेकार टेस्ट्स हैं जो कुछ काम के नहीं, बस बच्चों को परेशान करने के लिए हैं। गोजो हंसता है, कहता है कि मैजिक लोगों की जिंदगी में खुशी लाने के लिए बनाई गई थी, तो जिन्हें मैजिक सीखनी है वे एग्जाम में दुखी क्यों हों। इसीलिए पुराने समझदार विचेस ने टेस्ट्स ऐसे बनाए कि अप्रेंटिस खुद उन्हें देना चाहे। किसी के जबरदस्ती थोपने की बजाय पूरी टेस्ट सीरीज को एक एडवेंचर की तरह डिजाइन किया गया है। पहला टेस्ट है डेटा रेंज से कंसेंट लेना, उसके बाद सिंसियरिटी का टेस्ट जिसमें मास्टर के साथ एरिया क्लियर करना होता है, फिर वर्थ का टेस्ट जिसमें कि ढूंढनी होती है और साबित करना होता है कि तुम मैजिक यूज करने के योग्य हो। चौथा टेस्ट है गुडविल ऑफ हिज ग्रेस और 5वां टीचर का टेस्ट जिसके बाद तुम किसी भी सिचुएशन में मैजिक यूज कर सकते हो। इसे पेंटेकल ऑफ प्रूविंग कहते हैं। हर टेस्ट पास करने के साथ तुम अपनी मैजिक से और ज्यादा कर पाओगे। चौथा टेस्ट पास करने के बाद तुम फुल फ्लेश्ड विजार्ड बन जाते हो जो बिना किसी सुपरविजन के अपनी मैजिक यूज कर सकता है। तीसरा टेस्ट पास करने के बाद तुम टावर ऑफ टीयर्स का ट्रायल दे सकते हो जहां इतिहास की सारी किताबें छुपी हुई हैं। 5वां टेस्ट सिर्फ उन विजार्ड्स के लिए है जो खुद अप्रेंटिस लेना चाहते हैं। तो ग्रेजुएट होने तक उसकी चिंता मत करो। टिया तुरंत सपनों में खो जाती है। कहती है कि वो हमेशा सोचती है कि ग्रेजुएट होने के बाद क्या करेगी। वो दूर दूर के जगहों पर जाना चाहती है, सबकी मदद करना चाहती है ताकि वे उसे थैंक यू कहें और वो भी उन्हें थैंक यू कह सके। वो ट्रेडिशनल हैट की बजाय ट्विनॉइंटेड हैट भी बहुत चाहती है। गोजो सिर हिलाता है, कहता है कि लोग पास होने के बाद खुद अपना हैट चुन सकते हैं। रिच को टेस्ट अब भी पहले जितने ही बेकार लग रहे थे। वो उठकर कहती है कि उसे अभी भी उनसे नफरत है क्योंकि उसे तब पसंद नहीं जब कोई उसे वो स्पेल ड्रॉ करने को कहे जो वो नहीं करना चाहती। आघोट उसे बताती है कि अगर तुम सिर्फ वही स्पेल ड्रॉ करोगी जो तुम्हें पसंद है तो कभी नई चीज नहीं सीख पाओगी। लेकिन रिच कहती है कि अगर एडल्ट बनने का मतलब है वो काम करना जो पसंद नहीं, तो वो वैसे ही रहना पसंद करेगी। इतना कहकर रिच चली जाती है। आगोट कहती है कि वो टेस्ट्स जल्दी से जल्दी देना चाहती है और बड़ी होना चाहती है ताकि वो टावर ऑफ टोन्स में लाइब्रेरियन बन सके। टिया कोको के पास आकर उसके कान में फुसफुसाती है कि आगोट का परिवार उन 3 वाइज विचेस से चला आ रहा है जिन्होंने मॉडर्न विचक्राफ्ट की नींव रखी थी। हर जनरेशन में एक लाइब्रेरियन रहा है, इसीलिए आगोट खुद को साबित करना चाहती है। टिया कोको से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहती हो। कोको नीचे देखती है, कहती है कि उसका ट्रेडिशनल विच अपब्रिंगिंग नहीं था, इसलिए उसका रास्ता पहले से तय है। अभी के लिए वो बस धीरे धीरे जितने ज्यादा स्पेल्स कास्ट कर सके उतने बढ़ाना चाहती है। वो टिया से मदद मांगती है। गोजो दूर से मुस्कुराकर अपनी अप्रेंटिस को देख रहा था जो एक दूसरे से इतनी अलग थी फिर भी इतनी समान। उस रात जब कोको सोने जाती है तो वो एक नाइटमेयर में चली जाती है। वो अंधेरे में अकेली खड़ी थी, चारों तरफ देखते हुए अचानक उसे अपनी माँ दिखती है, उतनी ही प्यारी जितनी आखिरी दिन देखी थी। कोको तुरंत दौड़कर उसे जोर से गले लगा लेती है, माफी मांगती है कि जो गलती उससे हुई उसकी वजह से वो पत्थर बन गई। उम्मीद करती है कि ये सपना कभी खत्म न हो, लेकिन देवता क्रूर होते हैं। उसकी माँ फिर से उसके सामने पत्थर बन जाती है। कोको अंधेरे में भागने लगती है, मदद के लिए चिल्लाती है। लोगों की आवाजें उसके सिर में गूंजती हैं कि वो बेकार और व्यर्थ है। वो भागती रहती है और खुद को एक शीशे की बोतल में फंसा पाती है। ब्रिम्ड हैट ऊपर से उसे देख रही थी, कह रही थी कि दुनिया का अंत इसी की वजह से होगा और उसे फिर से गहरे अंधेरे में फेंक देती है। तभी कोको पसीने से तर बेडशीट में उलझी हुई जाग जाती है। जोर जोर से सांस ले रही थी, सोच रही थी कि क्या असली है और क्या सपना। वो अपने फर वाले पेट को गले लगा लेती है, सोचती है कि क्या ये नाइटमेयर कभी खत्म होंगे, और उसे पता है कि नहीं होंगे। वो उठकर डेस्क पर जाती है, पार्चमेंट पर स्पेल्स प्रैक्टिस करने लगती है। तभी आगोट भी अंदर आ जाती है। रात में उसे जागते देखकर हैरान होती है। कोको कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। वो प्रैक्टिस करना चाहती है, फिर से स्क्रिबल करने लगती है। सोच रही थी कि इन स्पेल्स को कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक वो अपनी माँ को बचा सकने लायक कैपेबल न बन जाए। इधर नीचे फ्लोर पर गोजो अपना सामान निकालता है, अपने चारों तरफ मैजिकल वॉल बना लेता है ताकि बाकी सबसे अलग रहे। फिर वो उस वायल को निकालता है जिसमें मैजिकल इंक था। दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है जैसे कोई पुराना खोया हुआ प्यार हो। वो सोचता है कि कुछ विचेस ऐसे थे जो किसी भी बीमारी को हील करने की स्किल रखते थे। वे वाइज वंस के फैसले से सहमत नहीं थे कि बॉडी पर कोई स्पेल यूज न किया जाए। वे कहते थे कि बॉडी पर स्पेल्स बैन करने से उनकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन वाइज वंस ने मना कर दिया। हीलिंग मेजर्स ने अपनी खुद की ट्विन वायल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें वे एक दूसरे से जोड़ लेते थे, खास इंक यूज करके वो मैजिक जारी रख सके जो वे करना चाहते थे। लेकिन जब वाइज वंस ने उन मेजर्स की मेमोरी मिटा दी
तो वो कला पूरी तरह खो गई। अब आयरॉनिकली सिर्फ ब्रिम्ड हैट्स ही ट्विन वायल्स यूज कर पाते हैं। ये उसके लिए ब्रिम्ड हैट्स के सीक्रेट तक पहुंचने का सबसे करीबी मौका था। वो फैसला करता है कि अभी ये इंक यूज करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि नहीं पता इसके क्या इफेक्ट होंगे। उसे सिर्फ वायल के अंदर का मैजिकल मेडेलियन निकालना है जो इसे ट्विन वायल बनाता है। वो ट्वीजर लेता है और धीरे धीरे मेडेलियन को बाहर खींचने लगता है। तभी सब गड़बड़ हो जाता है। वायल के अंदर लाइटनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। गोजो पर हमला कर देता है। वो मुश्किल से अर्थ बेंडिंग स्पेल यूज करके खुद को बचा पाता है, लेकिन ये काफी नहीं था। अचानक पूरा वायल बहुत तेज पानी की धारा से ओवरफ्लो होने लगता है, जो उसके बनाए छोटे साइलो को पूरी तरह भर देता है। गोजो डूबने लगता है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई। उसे पता नहीं था कि पानी के अंदर मैजिक नहीं यूज कर सकता, जिससे वो पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाता है। एक लाइटनिंग बोल्ट पानी में शॉक कर देता है। इस बार गोजो के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। पानी फिर से वायल के अंदर जाने लगता है। गोजो जमीन पर गिर जाता है, स्तब्ध। जब वो ऊपर देखता है तो एक ब्रिम्ड हैट उसे अजीब तरीके से घूर रही थी। ब्रिम्ड हैट आराम से जमीन से वायल उठा लेती है। गोजो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिम्ड हैट उसे अपने हाथों में तोड़ देती है, पूरी तरह चूर चूर कर देती है, फिर तुरंत गायब हो जाती है। गोजो जमीन पर स्तब्ध पड़ा रह जाता है। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि ब्रिम्ड हैट्स को समझने का उसका सुनहरा मौका चला गया। अगली सुबह गोजो और कोको दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर थके हुए और जम्हाई लेते हुए थे। आगोट कोको से कहती है कि उसे आराम की जरूरत है। वो पूरी रात ट्रेनिंग कर रही है। गोजो फिर से सोने लगता है, तो वो चाय बनाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो केतली पकड़ता है वो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कल की लाइटनिंग स्ट्राइक से उसके उंगलियां अभी भी सुन्न हैं। वो लड़कियों से कहता है कि तुम लोग जाकर मजे करो। वो बाहर कुछ और पत्तियां तोड़ लाएगा चाय के लिए। इधर कोको आगोट को एक तरफ ले जाती है। उसे वो शूज वापस देती है जो उसने बहुत पहले उधार लिए थे। आगोट कंफ्यूज हो जाती है, समझ जाती है कि यही वजह है कि कोको रात भर जागती रहती है। कोको कहती है कि ये पहले जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की। आगोट कोको को समझ नहीं पाती। उसने कोको को एग्जाम देने के लिए मजबूर किया था, फिर भी कोको ने गोजो से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कोको कहती है हाँ, उसने पहले टेस्ट के लिए मजबूर किया था, लेकिन आगे बढ़ना उसका अपना फैसला था। बिना उस पुश के शायद वो कभी करती ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कोको फर्श पर गिर जाती है। आगोट देखती है कि वो जल रही है। वो तुरंत गोजो को ढूंढने दौड़ती है। उसे पत्तियां तोड़ते हुए मिल जाती है। दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। गोजो अपनी मैजिक से जल्दी कंट्रोल पा लेता है। आगोट बताती है कि कोको बीमार है। गोजो तुरंत उसके साथ वापस जाता है, कोको को उठाता है और आइलैंड टाउन ऑफ विचेस में हॉस्पिटल ढूंढने चला जाता है। टाउन में पहुंचकर उसे एहसास होता है कि इलाका उसे अच्छे से पता नहीं। शुक्र है कि उसे शॉपकीपर का पोतातार मिल जाता है जो नजदीकी हॉस्पिटल का रास्ता जानता था। वे दोनों कोको को लेकर तेजी से वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर्स तुरंत उसे संभाल लेते हैं। गोजो तार को मदद के लिए थैंक यू कहता है। तार ऊपर देखकर कहता है कि उसे पिछले विजिट के बारे में एक सवाल पूछना है। जब वो कोको के साथ शॉप आए थे